Papers to be laid on the table. Shri V. Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Ashwini Kumar Chaubeji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1 in today's revised list of business. Shri Arjun Ram Meghwal. चेयरमैन सर, राज्यसभा की आज संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर जो दस्तावेज मेरे नाम के आगे अंकित है, जो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। श्री पंकज चौधरी जी, मैं आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने वाली कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री SP सिंह बघेल। पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। श्री निशित प्रमाणिक। सभापति महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 5 पर मेरे नाम के आगे दर्शाए गए कागजात को मैं सभा पटल पर रखता हूं। रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशंस and Information Technology, Dr. Anil Agarwal. माननीय सभापति जी, मैं अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अस्थायी समिति के 37वें, 38वें, 39वें, 40वें, 41वें और 42वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूँ। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री V. Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan ji, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi outlining the reasons of not framing subordinate legislation under Section 3 of the Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India Amendment Act 2011. Honorable members, I have received 2 notices under Rule 267 from Dr. K. Keshav Rao and Sri Sanjay Singh. They have sought permission for suspension of the listed business. I do not find the notices in conformity with the directions already imparted. I have given my ruling. Sir, Dr. K. Keshav Rao ji, Dr. K. Keshav Rao ji, you have, one second, you have articulated very effectively what you mean to convey, and very effectively and rationally. Having, one second, having taken note of that, I have given my ruling, please. Dr. Ashok Kumar, one second. Honorable members, take your seat. Take your seat. Take. Would you take your seat now? No, would you take your seat? What do you mean by नहीं मान सकते? नहीं. What do you mean by being so judgmental? I am surprised.
नहीं, आई एम सरप्राइज। बोलिए मुकुल जी, आप बैठिए, लेट मिस्टर मुकुल से। हमने आपको नोटिस दिया, आपने उसे खारिज किया। आपने कहा कि मौका मिलेगा, मोशन ऑफ थैंक्स पर आप कह सकते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स पर एलओपी ने अपनी बात कही, उसको आपने एक्सपंज कर दिया। एलओपी ने कौन सी ऐसी बात कही जो असंसदीय है? बैठिए बैठिए, एक मिनट बोले प्रमोद जी, बैठिए बैठिए। अदर्स में टेक सीट प्लीज, टेक सीट। उड़ीसा असेंबली में, कर्नाटक असेंबली में मैंने 3-4 उदाहरण देखे। जो शब्द नेता विरोधी दल ने प्रयोग किए हैं वो पूरी तरह पार्लियामेंट्री है। यहीं बैठकर मनमोहन सिंह जी ने इन शब्दों का प्रयोग किया था और वो आपकी कार्रवाई में सम्मिलित है, आप देख लें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप ही के आदेश का पालन हो रहा है कि भाई 267 में नहीं, जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो बोल लेना, उसमें बोल रहे हैं। तो वो भी अगर नहीं सुना जाएगा तो सर ये संसद का निर्माण जो हुआ है, इसकी जो परंपराएं हैं, आप हमेशा कहते हैं परंपराओं की रक्षा होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं उन परंपराओं की रक्षा करिए। वो जो भी शब्द निकाले गए हैं उन्हें कार्रवाई का अंग बना रहने दें, ये मेरा नम्र निवेदन है। Honorable members, I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. I have one second. Sir, please, 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 please. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained. No. I have taken my call. Dr. Ashok Kumar Mittal. One second. Please take your seat, Honorable LOP. सर, One second. जो चीज़ रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था। लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे। लेकिन आपने मेरे 6 जगह जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, मौनी बाबा और दूसरे, I would appreciate. What I have explained should not be used. तो What I have explained should not be used. अरे नहीं साहब, इस सदन में बोले सो मैं बोल रहा हूँ। नरसिंह राव जी को वाजपेयी साहब ने खुद एक शब्द कहा था, अभी भी वो किताब में है, आप देखिए। और मेरे को जो जब यहाँ बात हमारे चीफ व्हिप रखते हैं हमारे पार्टी की ओर से और सदन की ओर से रखते हैं, तो आप उनको बार बार टोकते रहते हो, ये ठीक नहीं है, आप बैठिए, आप पढ़िए। अब बहुत अच्छा पढ़ के आए साहब, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अच्छा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, कन्नड़ा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, और कौन सी भाषाएं, तो इसीलिए, और संसदीय भाषा जानते हैं। इसके बावजूद भी आप उनको टोकते ही रहते हो। जो मेरा डिफेंस में आता हर रक्स को टोकना, ये ठीक नहीं है। कृपया आप और एक बार उसको देखिए। अल्टीमेट डिफेंडर ऑफ द एलओपी इज द चेयरमैन। नहीं, वो नहीं हो रहा ना सर, वो नहीं हो रहा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, I have taken 0 hour, not present. Shri Binoy Vishwam. Thank you, sir. With a saddened heart and with lot of protest, I stand here. My concern and our concern, I should call it,
is regarding the miseries of the Manrega workers. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act workers. Sir, their numbers come to 15.28 crores in this country. And those people, they work for the country. And they are also creating wealth in this country. And their sorrows, livelihoods, should be taken care of by this government and this house, I believe. Sir, in Manrega, we can see that it covers around 2,70,000 and 342 panchayats in the country. Such a wide scheme it is. I am proud to say it is the child of the UPA one government in which the left also played a critical role in evolving the policies. That government made this Manrega project. Sir, I am very constrained to say that this government of today is trying to kill that project, to kill it. The budget presented here in the House, in the Parliament, by the Honorable Finance Minister has allocated only 60,000 crores rupees for that scheme. So that's a paltry amount. And that amount will not be enough to maintain this project for the poor people. So 10 days back, thousands of them came to the national capital under the banner of the AITUC for a struggle. So their demand was that, so simple it is, enhance the working days to 200 in a year. Out of 365 days, they demand only 200 days. Moreover, the minimum wage they demand is only rupees 700. So today they are getting only 217 rupees. The finance minister and the ministers here and the chair, please tell us, how can a family live by this bigger amount? 217 rupees per day. They are not living, surviving. So please think of them and request the House and the government to take the matter seriously and see that at least this remuneration should be improved to rupees 700 and the working days to be increased to 700 days and their minimum salary should be, wage should be 700 rupees per day. Sir, I am very sure that the government of the poor, as they claim, cannot forget this claim. Shri Imran Pratapgadi. कितनी आशाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी, मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागे से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में जीएसटी, धागों पर लगाई गई जीएसटी ने पूरी यॉर्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यॉर्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने
यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और यह उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावरलूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावरलूम मशीनें कबाड़ में बिक गईं। सभापति महोदय, जिस बनारस में कभी करघे पर बैठ करके कबीर दास जी झीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करघों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावरलूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। जीएसटी लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने जीएसटी की, आखिरी बात कह रहा हूं सभापति महोदय, सरकार ने जीएसटी की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि जीएसटी की लिमिट कम से कम 50 लाख की जाए, इस उद्योग पर मरहम लगाया जाए, सस्ती बिजली दी जाए। अब्दुल्ला, टाइम ओवर। सर, thank you, Honorable Chairman, sir. Sir, my hometown Pudukkottai, the royal province which existed between the year 1680 to 1948, was the first princely state that signed the instrument of accession on 3rd March 1948 after independence. His Highness Rajyasabha Rajgopala Dondaman Bahadur was the princely state 9th and last crowned ruler. He was the first king who signed the instrument of accession with the independent India wholeheartedly with his total treasury amount currently located at Pudukkottai district. Additionally, he selflessly donated his royal palace for the functioning of the district collectorate at the request of the then Chief Minister, Dr. Kalaignar. He also served as a president of Tamil Nadu Cricket Association, Kodaikanal Boat and Rowing Club also. As soon as India gained independence, he decided to adjoin his country with India without any duress. His Highness Raja Sir was honored with many royal medals by the government. He died on 16th January 1997 at the age of 74. Sir, then the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel got the confidence to unite India along with the princely state only because of him. His Highness Raja Sir was honored with the George V Silver Medal and George VI Coronation Medal in 1937 also, sir. During the last years of his life, he shunned away marriage to serve the people and lived like a saint-like life, sir. To commemorate his centenary recall and considering the legacy, magnanimity and simplicity of our beloved Raja, His Highness Raja Sir Rajagopala Dondaman Bahadur, I request the Union Government to release a commemorate postal stamp recognizing his service to the unity of our nation, sir. Thank you. श्री ईराना कडाडी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी। बेलगावी हवाई अड्डे का निर्माण 1942 में रॉयल एयरफोर्स द्वारा किया गया था। 2018 में उड़ान 3 के अंतर्गत बेलगावी को 13 शहरों से जोड़ने के लिए 5 एयरलाइंस को चिन्हित किया गया था, जो इस योजना के तहत एक हवाई अड्डे को आवंटित उच्चतम हवाई मार्ग है। दिसंबर 2022 तक बेलगावी से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, नागपुर, नासिक, उदयपुर, जोधपुर, तिरुपति, पुणे, खड़प्पा, मैसूर और सूरत से जुड़ा हुआ था। बेलगावी में उड़ान योजना के लागू होने से पहले हवाई अड्डे से प्रति वर्ष 74,041 यात्री बार के साथ 1176 उड़ानों चलती थी। उड़ान योजना शुरू होने के बाद हवाई अड्डे ने 231 और 22 में 2,80,000 यात्रियों के साथ 6,470 उड़ानों का संचालन किया। बेलगावी हवाई अड्डे को अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट के श्रेणी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा उड़ान अवार्ड चैंपियन ऑफ उड़ान से सम्मानित भी किया गया था। बेलगावी हवाई अड्डे को उड़ान योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली सहायता की अवधि 3 वर्ष की है, जो
2023 में समाप्त हो जाएंगे। सहायता न मिलने के कारण वर्तमान में कोई एयरलाइंस अपनी सेवाओं को बंद कर सकते हैं, जिसमें कुछ एयरलाइंस ने बंद भी कर दी है, जैसे अलायंस एयर की पुणे की फ्लाइट। इसके अतिरिक्त कुछ और वजह से स्पाइस जेट दिल्ली की मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु की फ्लाइट, ट्रू जेट की तिरुपति, कडप्पा, मैसूर, हैदराबाद की फ्लाइट, इंडिगो की चेन्नई की फ्लाइट, स्टार एयर की नासिक की फ्लाइट, दिल्ली तक चलने वाली फ्लाइट नॉन उड़ान रूट के अंतर्गत थी। दिल्ली वाली फ्लाइट का पैसेंजर लोड प्रतिदिन लगभग 280 यात्रियों आना और जाना मिलकर था। उसके बाद भी इस फ्लाइट को बंद कर दिया गया और बंद किए सभी रूट के पैसेंजर लोड काफ़ी बेहतर था। बेलगावी कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह जिला कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तीनों राज्यों के सीमा पर स्थित है। बेलगावी प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व रखता है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया सभापति महोदय। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। ये एक ऐसा विषय है माननीय सभापति महोदय जिसमें पक्ष और विपक्ष में कोई विभेद नहीं हो सकता, मतभेद नहीं हो सकता। और ये मैं संपत्ति और आय के ह्यूज असमान वितरण के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, कई हमारे मित्रों ने भी चर्चा की और मुझे खुशी है इस बात की माननीय वित्त मंत्री साहिबा भी हमारे समक्ष हैं। और दिक्कत की बात यह है सर कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, लेकिन असमानता के महासागर में समृद्धि के कुछ टापू हो और पूरा का पूरा देश असमानता के उस महासागर में गोते लगा रहा हो, तो ये उचित नहीं है सर। 5% अभी जो रिपोर्ट आई है, मैं जानता हूं आप कहेंगे आजकल ऑथेंटिकेट करने के लिए तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मेरी वाली कॉपी वापस करवा दीजिएगा सर जी। 5% भारतीयों के पास 60% संपत्ति है, उनकी संपत्ति से कोई भेद नहीं है। दिक्कत यह है कि 50% के पास सिर्फ 3% है। जब कोरोना में लोगों की आय घट रही थी सर, हमारे देश में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। सर, ये अनायास नहीं होता है, ये सायास होता है। जिस समाज में धन और संपत्ति का इस प्रकार का असमान वितरण हो, हमारे पुरखों को अंदाजा था सर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39 क्लॉज सी, और मैं बार बार जब वित्त मंत्री जी के बजट पर मैं बोलता हूं, आग्रह करता हूं कि इसके नजरिए से बजट बनाइए। कुछ भी होगा, अगर हम इसको ना भरपाई कर पाए तो दिक्कत होगी। हमारे देश में भी सर सन 85 तक एक इस तरह के टैक्स की व्यवस्था थी, वेल्थ और इनहेरिटेंस। कई विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में ये व्यवस्था है, क्या हम इसे वापस नहीं ला सकते सर? इस एक छोटे से प्रोग्रेसिव टैक्स के बाद हमारे पास एक इतनी बड़ी संपदा होगी, इतना बड़ा पूल होगा कि वित्त मंत्री साहिबा को डेफिसिट नहीं देखना पड़ेगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं लोक कल्याण के लिए, आप कर पाएंगी। मैं समझता हूं कि सर, धनिकों के आधार पर, सुपर धनिकों के आधार पर जिस भी समाज ने अपने निर्माण की नींव रखी है, उस समाज में क्रैक्स आए हैं सर, ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है असमानता का पूरा मसला। अगर मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय कि पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष मिल करके एक इस तरह के टैक्सेशन की व्यवस्था करें, ताकि आप हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सर अभी 28 सेकंड बाकी है, हम सार्थक पहलकदमियां कर सकें। और हां, आखिर में फिर से दोहराऊंगा कि आर्टिकल 39 क्लॉज सी सब पढ़ें, उसके हिसाब से नीतियां गढ़ें तो देश बेहतर होगा। और अमृत काल में सचमुच अमृत सबके हिस्से में आएगा, ना सिर्फ कुछ के हिस्से में सिमट के रह जाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। If the professor can conclude in 2 minutes, there is no harm. Why take 3 minutes? Shri Brajlal. धन्यवाद सभापति महोदय। आप कुछ मेहरबान रहिए। मैं आपका धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान धारा 304A आईपीसी की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।
जो एक्सीडेंट होता है, मृत्यु होती है, तो उसमें ये लिखा जाता है। महोदय, 2021 का जो आंकड़ा है उसमें पूरे देश में 4 लाख एक्सीडेंट हुए, 1,55,000 लोग एक्सीडेंट में मारे गए और इसमें 68% जो संख्या है वो 18 से 45 वर्ष के लोगों की है, जो लाइफ का प्राइम एज होता है, देश के प्रोडक्टिविटी में काम आता है। महोदय, जो घायल हुए हैं उनकी संख्या 3.7 लाख है। हत्या में इस देश में जो 2021 में हत्याएं हुई हैं, जिसमें लोग 30,000 लोग मारे गए, तो एक्सीडेंट में जो मारे गए हैं उनकी संख्या मर्डर से 5.17 गुना है। ये बड़ा अलार्मिंग है महोदय। एक्सीडेंट में जो मुकदमे कायम होते हैं उसमें सजा है 2 साल की और वो थाने से अवेलेबल है। चाहे कोई एक्सीडेंट करके फुटपाथ पर सोते हुए मजदूरों को दबा दे, किसी को झोपड़ी में घुसा दे, तब भी सजा महोदय मात्र 2 साल की है। और जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 85.4% एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से होते हैं। महोदय, मेरा ये कहना है कि अंग्रेजों के ज़माने का कानून था, गाड़ी उन्हीं के पास होती थी, वही चलाते हैं और आज भी जो है बड़ा वर्ग है उसी के पास है, तो थाने से ही अवेलेबल हो जाए, एक दिन भी जेल नहीं जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि धारा 304A है, उसमें अमेंडमेंट करके एक धारा जोड़ा जाए 304AA। अगर एक्सीडेंट कोई शराब के नशे में करता है, ड्रग्स में करता है, जॉय राइडिंग में करता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करता है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, उसमें सजा का प्राविधान भी ज़्यादा होना चाहिए और उसमें फाइन भी ज़्यादा होना चाहिए, जो मृतक के परिवार को दिया जा सके। इसलिए मेरा अनुरोध है महोदय कि ये 304A में कम से कम 7 साल की सजा होनी चाहिए, जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए और वो जुर्माना जो मृतक का परिवार है उसको दिया जाना चाहिए। यही मेरा कहना है महोदय। जय हिंद। Dr. Amar Patnaik. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. Sir, as per the latest report of TRI, that is 31st July 2022, the overall tele-density of Orissa is 75.23%, which is within the bottom 5 states of India. Even the Northeast has higher tele-density at 77.98% and Jammu and Kashmir at 88.18%. The national average is 85.11%. So you can imagine the kind of service, the denial of digital services to the people staying in this region. Now within this, the rural tele-density is only 62.73%, internet density is 34.51%. All these statistics give one particular picture clear that the rural people of Orissa have no benefit from the extension of digital revolution in the country. The KBK region, sir, this has 7 aspirational districts. Now in this region, sir, 10,000 villages have no internet connectivity, no tele-density, sir. 6,278 villages are still without mobile access or connectivity, sir. Now, wherever there is a internet connectivity, the signal is so weak that they have to either climb up to a house, and if they don't have a house because it's Malkangiri and areas, they have to climb up a tree, sir. Now, in this kind of a scenario, sir, it was envisaged to install towers, mobile towers, and there was a proposal for it. The proposal is LWU Phase 2, Reliance Jio was supposed to install 483 towers. Aspirational districts projects, 2,379 towers. 4G saturation project, 1,572 towers, and similar such proposals. But there is no timeline given for completion of these projects. When will they be completed? Similarly, sir, the BharatNet project, sir. Now this, the government of Orissa had asked for approximately rupees 327 crore under the special assistance for increasing utilization of BharatNet Phase 2 in the state. These funds have also not been released. So what concerns me is, so the budget, the center's current recent budget estimates is 26% less than the previous budget estimate of last year and 37% less than the revised estimates. In such a scenario, sir, I shudder
to think how this entire project will be completed and digital connectivity in the remotest part of Orissa, particularly rural left-wing extremist affected areas, will be completed. So through you, sir, I urge the government to have a concerted effort in completing this project and ensuring that tele-density and internet connectivity increases in the rural part of Orissa. Thank you so much, sir. Dr. Fozia Khan. Thank you very much, Chairman, sir. Sir, as per the data revealed by SAFAR, India Institute of Tropical Meteorology, IITM, the air quality of cities like Mumbai and Pune have dropped to poor and very poor levels, sir. Sir, this is the result of the northeasterly and the easterly wind flow, which carries pollutants and moisture with it. The pollutants which flow from the Indo-Gangetic Basin and central India, combined with constant drop in temperature and the cloudy weather throughout the day, have rendered these pollutants to stay within the vicinity of humans, blocking their escape to higher levels in the atmosphere, sir. So usually when temperatures are high, humidity is less and there is dry weather with greater particle suspension. These pollutants are responsible for the falling of the PM 2.5 concentration to 317 micrograms per cubic meter in Pune and 313 micrograms per cubic meter in Mumbai, when the maximum possible limit is 60 micrograms per cubic meter, sir. A more or less similar situation is there throughout the state concerning these affairs. Additionally, it has left the doctors worried about a hike in cases of upper respiratory tract infections, bronchial asthma, and heart issues, sir. These pollutants could either be from dust or pollen or from vehicular emissions. Sir, although at present it's not in the hands of humans to alter the structure of winds and the climate, a robust mechanism to combat factors that lead to air pollution must be raised. Sir, and the health infrastructure for this needs to be maintained to address such issues, so that people affected, especially the senior citizens, can avail themselves of the benefit of the same. At the end, I will only say, sir, be a part of the solution and not part of the pollution. Thank you, sir. Srimati J.B. Mathur Isham. Sir, I'm deeply obliged by the opportunity. I would like to draw your kind attention to the impending crisis faced by the paddy farmers in Kerala. So the paddy farmers in Kerala, the state corporation had procured 482 crores worth of paddy, but unfortunately only 45 crores have been paid to them. 437 crores is pending with them. And why this happened? Because about 580 crores is pending from the government, union government to the state, and 460 crore from the state government. So the farmers, if the paddy farmers are not provided with the money which they are rightfully due, it is pushing them towards the wall, and it is very, very unfortunate that the payment is not being paid. Sir, all I am asking for is that the union government should make the payment which is due of about 580 crores, sir. I am not asking for 21,370 crores from State Bank of India, sir. I am not asking for 70,000 from LIC, sir. All I am asking is 580 crores, which is rightfully due to the paddy farmers of Kerala. So let me respectfully remind that our country's and this government's priority ought to be farmers and not a company. Let me also respectfully remind that our country's and this government's priority ought to be to ensure that every one out of 140 crores of people in this country, they should not stay without food, and not the priority should be to make one person richest in the world, sir.
Let me also respectfully remind that our country's and this government's priority should be to ensure that not a single youth will stay without employment, and but not to make all sectors being given to one person, sir. So I take this opportunity to once again respectfully submit to remind this government that our priority is farmers, and in Kerala, this paddy farmers is facing grave injustice, and if union government is given this 580 crores, it will be a great blessing. And I can assure you one more thing, sir, if this 580 crores is given, nobody in this country will ask for JPC. There will not be walkout. Sir, there will not be any kind of issue, but there will be definitely a great blessing by the farmers. Thank you very much for the opportunity. Shri Kartike Sharma. Thank you, Honorable Chairman, sir. I want to bring to the attention the need to ensure protection of all rights of patients from the arbitrariness of private hospitals. Indian Constitution guarantees fundamental rights to each and every citizen of India. Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to life and personal liberty. The Constitution of India does not expressly recognize the right to health as a fundamental right under Part 3 of the Constitution. However, through judicial interpretation, this has been read into the fundamental rights to life and personal liberty, Article 21, and is now considered an inseparable part of the right to life. The right to health is inherent to life with dignity. Article 39E, 41 and 43 of Directive Principles of State Policy put the obligation on the state in order to ensure the effective realization of the right to health. Despite constitutional provisions of the right to health care, private hospitals deal with the citizens in an arbitrary manner and violate their basic rights. If the patient's family is unable to bear the hospital expenses, it has been noticed in most of the cases that until a patient or his or her relatives end up paying the bill, the patient is not discharged and held in the hospital even if they are unable to do so. For instance, in November 2020, a woman patient after her delivery was held by a private hospital at Kushinagar in Uttar Pradesh for not paying the hospital bills. The patient's family had to approach the police administration in order to get the women free from the hospital. In August 2019, another patient was held by the Polo Spectra Hospital of Delhi for non-payment of bills post-surgery. Not only this, there have also been many cases of seizing dead bodies. Such an incident reported last year from the Shahdol district of Madhya Pradesh, where the doctors of the Devanta hospital took the dead body under their charge, and just because the relatives of the deceased could not pay the hospital bills in time. Similar cases are also being registered from other parts of the country, where the patients are met with inhumane conditions. Certain cases have been brought to light where patients have been tied to the bed by the hospital administration for non-payment of bills, and doctors ignored the patient's health by showing negligence in their treatment. In this regard, the Devesh Singh Chauhan versus State in the other cases, Delhi High Court in 2016 held that no hospital can hold a patient under any circumstances, even if it is a case of non-payment of bills. Along with this, it is also unambiguously mentioned in the Charter of Patients' Rights prepared by NHRC that the patient has the right to be discharged. Patient cannot be held by the authority of the hospital under any circumstances. The report on the Competition Commission of India in 2021 states that the charges of renowned hospitals like Delhi, Fortis, Max, Apollo, Sir, Gangaram, St. Stephen's, etc. are very high. These hospitals charge thousands of times more. Dr. Shantanu Sen. Thank you, respected Chair. Good morning, one and all. My topic is on the amount that the government of West Bengal is supposed to get from the central government, which is definitely known to you, sir, that as because you happen to be our learned and beloved governor at that point of time. Sir, on 18th of November 2021, our Honorable Chief Minister has met with our Honorable Prime Minister, and thereafter on 5th of August 2022, once again she has given all the documents, which has shown that there was a dues amount of 1,968 crores, sir. If we can categorize for the welfare project like Narega, it was 6,561 crore. For Amphan calamity, it was 4,200 crore.
For COVID and other natural calamities, it was more than 6,000 crore. For Narega, I have said for PM Awas Yojana, it was more than 9,000 crore. For PM Gram Sadak Yojana, the dues were more than 2,000 crore. For midday meal, the dues were 174 crore. For Swachh Bharat Mission, it was 344 crore. For food subsidy, it was more than 1,200 crore. For PM Janavikas Karyakram Yojana, it was 44 crore. And the ongoing Geleghai Kapaleshwari flood, it was 178 crore. Said, since then till now, only a meager amount has been cleared, sir. At the same time, sometimes the funds are getting released at the fag end of the financial year, leading to complication so far the implementation of the project is concerned. So far the PM Awas Yojana is concerned, till date, we are supposed to get the first installment for more than 11 lakhs 33,000 houses, sir. So far the Narega is concerned, we have seen there has been a slash down of this budgetary allocation by 33%, though it is the largest social welfare project, sir. We can easily record the PM's comment regarding Narega, but unfortunately, we are yet to get a huge amount for this Narega project, sir. Sir, though West Bengal happens to be one of the best performing states, but because of political vendetta, West Bengal has been facing this financial blockade from this government of India, sir. Sir, we have been facing several central agencies. Midday meal is facing CAG audit, but PM Cares Fund is not facing any CAG audit, sir. This is very unfortunate, sir. So far the name changing is concerned, this government is the pioneer of changing the names of several projects, sir. My humble submission to the government, don't do this vendetta politics with the best performing state like state of West Bengal, which is doing its best under the leadership of Madam Mamata Banerjee. Kindly clear the dues for the social welfare projects which you are supposed to clear, sir. This is our humble submission before the government. Thank you very much. Siri Tiruchi Siva. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, the health workers comprising of the doctors, the nurses, and the hospital staff are a vital part of the society, and they work selflessly and are considered to be the living gods on earth. So, but these health workers are constantly undergoing violence, sir. They face frequent violence in their workplace, not only physical violence, sir, but also damage to the hospital clinical establishments. Sir, according to a survey conducted by the Indian Medical Association, 75% of doctors surveyed had suffered at least one form of physical violence in their entire career. And most of them are done by the family of the patients. Sir, several factors contribute to violence against healthcare workers, including infrastructural gaps, weak security apparatus in clinical establishments, delayed response by law enforcement agencies, insufficient facilities of counseling attendance, unregulated entry of trespassers, lack of stringent legal provisions, and overburdened doctors. Sir, an amendment was made in the year 2020 in the Epidemic Diseases Act. Despite that, sir, the intensity is increasing day by day. Sir, the amendment merely safeguards also only violence against the situation during an epidemic situation. Sir, I urge the government, it should proactively work towards ensuring a safe environment for the health workers. Sir, it has to consider adding norms for hospitals to have security measures, including CCTVs and well-defined restrictions on the entry of visitors, and must also include cyber trolling. Additionally, sir, these offences should be made as non-bailable. At present, sir, these cases are dealt only by very lenient IPC sections. Sir, before the punishment is given, everything gets slabs. Sir, 21 states and union territories already have a law in place, but we need a law at the union level, sir, to have a uniformity. Sir, the increasing frequency of cases is not only detrimental to them, sir, but of course, it shatters the edifice on which a doctor-patient relationship results, which is their faith. Sir, their dedicated involvement may also get disturbed. So taking all these into consideration, sir, the government, I urge again, ought to introduce a legislation in their favor that will instill
the long lost confidence in the minds of the medical fraternity. Thank you very much. Shri Rajendra Gehlot. माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान मेरे राज्य राजस्थान में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की खड़ी फसल बर्बाद होने से हुए नुकसान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में ओलावृष्टि से सबसे बड़ी मार किसानों पे पड़ी है। जनवरी माह के अंत में राजस्थान में हुई भारी ओलावृष्टि और बरसात के कारण लगभग 14 जिलों में करीब 15 लाख हेक्टेयर खेती खराब हो गई है, जबकि 109 लाख हेक्टेयर में हुई फसल प्रभावित हुई है। 65% फसल बर्बाद हो चुकी है। इसका किसानों की आजीविका अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। महोदय, राजस्थान सरकार को बार बार मांग करने के बाद भी इस फसल का जो आंकलन करके किसानों की मदद करनी चाहिए थी, वो मदद नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं कृषि व किसान कल्याण मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए किसानों पर आई हुई इस आपदा और प्राथमिकता देते हुए राजस्थान के किसानों को नुकसान का आकलन अतिशीघ्र करवा कर किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा वितरण अतिशीघ्र करवाने की व्यवस्था करें, जिसे आपदा से 10 किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद। Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, I would like to share the burning issues of agriculture workers in our country. So, highest workers in India is in agriculture sector. So, Mahatma Gandhi told us India is living in villages. But, sir, what is the condition of our agriculture workers in our country? They are not getting proper wages. They don't have enough employment in their village. Why it is happening, sir? Sir, the wage of agriculture workers, the average wage or per day wage is below than the price of the 1 liter petrol, sir. So it should be addressed. Sir, here union government is not ready to provide any financial assistance for the upliftment of the agricultural workers in our country. Here, some states like Kerala, they are introducing some welfare measures for agriculture workers. The agriculture pension is there. Agriculture pension is there in Kerala. There, 1,600 rupees is a per month pension for agriculture workers. So why it is not implemented in Uttar Pradesh? Why it is not in Gujarat? So agriculture workers pension, the government, union government should take the initiative for implement the agriculture workers pension. The agriculture workers welfare scheme, what is the condition all over India, the welfare schemes? So agriculture, the children of agriculture workers is studying very pathetic condition. Their education facilities are very bad shape. Their health facilities in villages are very bad shape. So agriculture, for the upliftment of the agriculture workers sector, the intervention of the government, union government is very necessary. Mahatma Gandhi Gramin employment scheme, guarantee scheme, what is the condition now, MGNREG? So day by day, we are hearing the news of reduction of fund allocation and the programs and projects. There, the duty of the union government is to provide the fund to the state government for the welfare scheme of the agriculture workers. Basically, they are the real annadatas of the nation. You don't forget the real annadatas of the nation. Sir, the salary of the agriculture workers, it should be increased. So the financial assistance of the union government is very necessary for that. In education sector, such children of agriculture workers in studying in villages without pakka building.
So government should provide special scheme for agriculture workers' children. Government should provide the health facilities for them. Each and every village, special care, health care centers, government should arrange for agriculture workers. Thank you, sir. Thank you. Shrimati Shanta Chetri. Thank you, sir. My subject matter is demand for inclusion of Lepcha language in 8th schedule. Khambrimo, sir, it means in Lepcha language, namaskar, for allowing me to speak. I would like to draw the kind attention of this august house that Lepcha is a Himalayas language spoken by Lepcha people in Sikkim, parts of West Bengal in Darjeeling and Kalimpong. The United Nations National Scientific and Cultural Organization, UNESCO, lists Lepcha as an endangered language. The Lepcha language is spoken in Sikkim and Darjeeling and Kalimpong district in West Bengal. Sir, the 1991 Indian census counted 39,342 speakers of Lepcha. Lepcha is considered to be one of the indigenous languages of the area in which it is spoken. Lepcha people have their own indigenous script. I humbly urge the august house to draw the kind attention of the Honorable Prime Minister to include the long pending demand of Lepcha people to include their language in 8th schedule. This will ensure the preservation and growth of the rich language. Toksimo, sir, that means thank you. Dr. Dharamistal Virender Hegde. Honorable Speaker, sir, thank you for this opportunity. India is a country of villages and has the traditional medicine system Ayurveda. People across the country are following traditional Indian medical system of Ayush. Ayurveda is called the science of life, plays an important role in maintaining physical well-being and resisting diseases. The government should launch health awareness campaigns to promote physical activity, walking, and encourage people not to follow a sedentary lifestyle. Use of plants as a source of medicine has been an ancient practice and is an important component of the healthcare system in India. In India, about 70% of the rural population depends on Indian traditional Ayurveda system of medicine. Most healers or practitioners of the traditional system of medicine prepare formulations by their own recipes and dispense to the patients, improving the information and services provided in local pharmacies that are the primary source of treatment for many ailments in rural areas might serve as an effective substitute for allowing unregulated use of conventional medical treatment. The government campaigns should aim to promote Ayurveda and Yoga as disciplines to help lead a healthy life. The government should launch a scheme in rural areas to popularize Ayush-based lifestyles, which are promoted through behavioral change in communication, training of village health workers towards identification and use of local medicinal plants, and provisions of Ayush health services. What are the measures taken by the Ministry of Ayush for further propagating the natural medical system, especially in rural areas of the country? Whether the government has prepared and distributing authentic publicity material on Ayurveda and Yoga, including new media, internet, multimedia, print media and digital media campaigns, and setting up platforms for the same. There is a need to revisit the state policies to further strengthen the traditional healthcare systems in the country. In view of the rising demand for Ayush modalities and therapeutics, the limitations of statutory regulations towards Ayush system need to be relooked. The Ministry of Ayush should devise mechanisms for centralized data collection and real-time monitoring with the states and UTS. It is evident that the Ayush system has a countrywide network and is playing a very important role in the mitigation of diseases with low cost. Ayush preventive measures play a vitally important role in maintaining the well-being of people. Various treatment modalities support the existing standard treatment protocols. Even
some other countries are attracted towards this, and I wish that there is attention will be paid to this. Siri P. Wilson. Chairman, sir, I raise to bring to the kind attention of this august House the issue relating to the abolition of toll plazas on national highways across the country. Sir, I made a special mention in this august House requesting the abolition of toll plazas across the country and collect a one-time fee at the time of registration of the vehicles, and to ensure that the right to travel, which is a fundamental right, is accessible and available to all. On 15/11/2022, I received a response from the Honorable Union Minister of Road Transport and Highways in which he assured that in respect of the public funded project, the fee leviable would be reduced to 40% of the user fee, which means 60% of the fees alone will be collected in these toll plazas. Sir, I am thankful to the Honorable Union Minister. However, I would like to place on record that this has not yet been implemented till today, thereby causing hardships, financial burdens to the peoples who have no choice but to use the toll roads and shell out huge money while crossing the toll plazas. Especially those living adjacent to the toll roads have to use the roads every day, and despite monthly passes available, it is still expensive for the common man. Sir, in Tamil Nadu, I can give two examples where even after realization of the investment, they are collecting even for 15 years. They are Paranur and Athur on Tambaram, Dindivanam, NH 45, and Nemili and Chennai Samudram on Punumali Valajapat, NH 4. Sir, as per National Highways rules, two toll plazas within 60 kilometers is prohibited. In the said letter returned to me, the Honourable Minister has mentioned that the issue raised by me with regard to the toll plazas being located within less than 60 kilometers distance of each other would be resolved. However, in Tamil Nadu, out of 48 toll plazas located, as per National Highways rules, there could be only 16 toll plazas. Thus, there is an excess of 32 toll plazas. In fact, National Highways Authority of India itself has identified 22 toll gates located within 60 kilometers of adjacent plazas on 13 national highways in Tamil Nadu, and these toll plazas are yet to be removed. Sir, ultimately, the lower economic class and middle class are suffering. Small-time vendors, lorry operators and transporters are spending huge chunks of their monthly budget towards toll. These are people who even pledge their jewels to make ends their meet. We should not put the burden of paying for road infrastructure on them. Sir, the problem is not only in Tamil Nadu, but it is seen in pan-India. There are more than 1,000 toll plazas in India. These are toll plazas in which public is compelled to pay toll plazas for incomplete facilities, that too at exorbitant rates. To make matters worse, NHA increases toll plazas mechanically year by year. There is no independent regulatory authority which determines the toll fees. The formula adopted to justify periodical increase of toll fees is higher unscientific, no rationality, and is highly arbitrary. An official in the cadre of Deputy Secretary simply raises a mathematical formula found in the concession agreement and keeps on increasing the toll fees mechanically. Even the state government's public transports are charged. Sir, therefore, the time has come where all toll plazas have to be abolished completely, as it hampers free movement, development, and industrialization. I urge the Honourable Transport Minister to look into this matter urgently. Shri Jose K. Mani. Thank you, sir. Yes. This is about a severe crisis faced by the fishermen community. There are about 28 million people in the country rely on fishing for their livelihood. In Kerala itself, there are about 11 lakh fishermen. The worst flood which hit the Kerala in 2018, they rescued about 50,000 people who were in the verge of death. So the livelihood of the fishermen community is getting hampered due to erratic weather condition, threat of climatic cyclonic storms, coastal erosion, excess tourism and development projects, which leads to large-scale displacement of fishing community. They have been hit hard by the aggressive trawling by the foreign fishing vessels and commercial fishing. The families are in constant danger of displacement. We take the case of tribal communities. The right of our forest resources were recognized by the Forest Right Act 2006. The Act recognized the symbiotic relationship of the tribal communities with the forest. They are given individual as well as community rights for the forest resource. In the same way, sir, the fishermen community had the traditional right over marine resources. They are sons of sea. However, there are no laws currently in place to protect their rights. In this regard, I would urge the government to come up with a suitable legislation in the lines of the Forest Right Act to recognize the right of fishing community over marine resources.
Thank you. Question number 76, Sri Jose K. Mani. Question number 76. Honorable Minister. Sir, the reply is laid on the table of House. Supplementary 1. So the limonite minerals have extensive application in atomic energy, defense and space sector for various strategic purposes in the country. In the draft proposal for amending the Minerals Act 1975, government has proposed to revoke its 2019 ban on private entities. Just days before the draft proposal was placed before the public consultation, it is alleged that two new companies dealing with the same strategic important rare materials have been registered by the leading corporate company which is already facing an allegation. Sir, this will definitely opening up this area. Please ask your supplementary. Yeah, I'm coming. This is the question, sir. Opening up the strategic mineral sector to private entities against national security. What is the government stand on the proposed amendment, and does the government have any plans to reconsider its decision regarding opening up this critical sector to private entities? Honorable Minister. Chairman, sir, through you, I wish to inform the honourable member that, as he rightly mentioned, limonite has varied properties. It's used in paint, in paper, also nowadays in the aviation sector, in the making of aircrafts, even the health sector, in the making of implants. But as such, there has the price of the limonite, which is available from 3 states, primarily Kerala, Odisha, and Tamil Nadu, is determined by the market dynamics. And the Kerala government had actually put a rider that they should be given the first preference. Only after that it is available to the other entities. In Kerala itself, we have 2 PSUs, and one is the private sector. And rather, I would say that I would solicit the help of the state government there. We have certain constraints in making full utilization and full exploration of it. A, because of the dense population in those areas, the surface rights of the landowners come in the way they do not always allow. But more importantly, the Kerala government had given us this lease way back in 1970. And the lease was for 4 blocks for a period of 20 years. Then it got renewed in 1990, again 20 years. Then the renewal was due in 2010, but it was denied. 2 blocks were totally denied. The other 2 blocks were given permission or lease only for 5 years. So 5, then 5, then 5. That was the third segment of 5. So the constraint actually is happening from the side of the Kerala government, rather. And that is true for PSU. Yes. Yeah. And there are 2 PSUs. One is the Travancore Titanium. The other one is Kerala Minerals Limited. Kerala Minerals and Metals Limited. So now, in fact, the Travancore Limited is putting pressure on us that they should be getting price which is available for the limonite or the titanium available from Odisha coast. Now, incidentally, the scientific fact is that the eastern coast is richer in the mineral, but the content is lesser. So here the overall quantity may be lesser, but the content inside is more. And therefore, the price is not effective or manageable. So I think that is the reason. In fact, the constraint on the functioning of the IREL is coming more from the preferences which have been put forward by the state government rather than IREL per se. Honorable Member, second supplementary. Sir, I have not asked for the price details. I have asked for a single direct question. It is a strategic component in the atomic energy. Whether the government is planning to lift the ban which is on the private entities, that is my question. He has not answered to that. So my second supplementary, what are the steps taken by the government to protect the public sector undertaking like the IREL
which produce strategic important rare minerals used for the atomic energy purpose. Strategic component it is, where the government plans to private this sector in future. This is a direct question. No, as I said, to add to what he was mentioning to the earlier question, there is only one private company there in Kerala to which the mineral is made available only after the government-run PSUs have exhausted their demand. That was our commitment. We are sticking to that. The lack of commitment if happening is from the other side. Now, as far as the protection of these minerals are concerned, I agree with him. These are beach anti-minerals, and we are, in fact, equally careful, cautious about this because out of these 7 beach minerals, one is monazite, which is also a source of thorium. And India happens to be the storehouse of thorium in the sense that we have 21% of it, and we are also looking forward to have world's first ever thorium-run reactor in the form of Bhavani, which is also going to be made functional by next year or 2024. In fact, I would use this opportunity to say that out of the 22 reactors that we have in India today, as many as 10 to 11 were established only during the last 8.5 years of this government. Not only that, yes, but I can add to, yes, I am adding to the answer. And secondly, what I'm trying to say is the intent of the government is so clear, so sincere and so committed. The irony, sir, is that the first ever agreement for a reactor establishment was done way back in 1988. If you go back in the history, that was Kandakalam. But the construction work, and then construction work started in 2011. 2001. And till then, it had not been made functional. It was only after this government came, within 6 months, in November 2014, we made the first unit functional. Now the 4 units are already functional. So I think we are moving on a fast track, trying to make up for the lapse or the time slag of the past governments, also living up to the commitment and the national interest. We have, in fact, fortified our means and our mechanism of guarding these metals. As you were saying, referring to your question, we are not only now using the radiation methods or the radio checkposts, we are now also using space technology to detect any pilferage of these minerals happening. Dr. Fozia Khan. Dr. Fozia Khan. Unanswered question. No answer. Sir, since the Honorable Prime Minister is here, I would like to take liberty to ask a question about something which is near my neighboring district. There's एक भारत की पहली LIGO लेज़र इंफोरोमेट्री ग्रेविटेशनल वेव लेबोरेटरी है जो हमारे औंढा नागनाथ के दुधाला गांव में एस्टैब्लिश की जा रही है और उस ऑब्जर्वेटरी का विशेषता ये है कि ये दुनिया में तीसरी लेबोरेटरी है। ये इससे पहले 2 जो है अमेरिका की बाहर है, मौजूदा हैंसफोर्ड वॉशिंगटन में और लिविंगस्टन ल्यूजियाना में। सर 100 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस पर स्पेंड हो गए हैं। मेरी विनंती है कि अगर ये काम हम इस G20 के वर्ष में करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है हमारे हिंदुस्तान के लिए। ये एक बहुत फेदर इन द कैप हो सकता है। 100 करोड़ स्पेंड हो गए हैं, 1200 करोड़ इसमें लगने वाले हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री इस विशेष प्रयोगशाला के लिए आगे काम बढ़ाएंगे? Honorable Minister. The question of the honourable member refers to one specific laboratory. I think we'll get the update and furnish it to her because it's not directly related to the department of the question. Sri V. Vijay Reddy. Sir, thank you for the opportunity, sir. I'm very happy that Honorable Prime Minister is present. Sir, now that Honorable Minister has agreed that there is a private sector... Sir, your question. That's sir. Honorable Minister has stated in this August House that the private sector is allowed in the mining of sand minerals.
Sir, since the government is allowing the private entities to engage the mining beach sand minerals like limonite sand, which are considered to be one among the 7 which are very important, the Honorable Minister has said, sir, strategic rare earth minerals. How does the government of India intend to regulate this industry, because private sector is there, so that it does not lead to unfair practices? Honorable Minister. Thank you, Chairman, sir. I think the concern of the honorable member is well taken. But he would also appreciate that if you go by the sequence of events of the last 7, 8 years or 9 years, there has been considerable improvement. There was a time around 2013-12 when most of the newspapers published from Chennai had every fortnight one or the other news reported about some smuggling happening over there. Because the irony is that out of these 7 minerals, some of the private parties would secure a license to dig out granite for building purposes. But in the garb of that, they would also take out monazite, which is actually required for the thorium, for uranium-233, and therefore for the nuclear reactors. But after this government came in, we have supplemented not only the existing safeguards, but as I said, even we have now started using the other means like space technology, because through space technology, through satellite imaging, you can determine the different shades of the minerals, and any suspicious activity happening there can be detected. Thirdly, I would also again, coming back to what I was saying in response to the first question, the law and order also pertains to the state government. So we are repeatedly requesting the concerned state governments to be more cooperative, because the police deployment and the other features are under their control. But we are very cautious about it, and regardless of whether it is a private party or a public sector unit, I think the caution remains the same. Shri Ilamaram Karim. Thank you, sir. The strategically important rare earths are available at seashore. Kerala seashore, as you said, it is thickly populated. Whether government has conducted any ecological study, what will be the impact of private concerns mining at the seashore? Whether government has conducted any study? If yes, will you provide a copy to members? If not, before giving permission to private hands for mining, a proper study on ecological impact should be conducted. Honorable Minister. I think the honorable member's concern is well taken, but I would like to share with him that this is something which is been there right from the beginning. And we have something called Atomic Energy Regulatory Board, which is the overall umbrella under the aegis of which the IREL also functions. So not only this, even in other issues like this, which require to be guarded or to be monitored, I think the due exercise is done. And wherever the mining is done, in fact, I would rather solicit the support of the cooperation of the public representatives, because some of the places we get undue apprehensions being created in the public mind when we undertake a project. Like, for example, we have a huge source of uranium in northeastern state of Meghalaya, which got stuck up. In Rawalbhata, we were about to put up a plant which has been stuck up for the last 2-3 years or so. And therefore, all the due caution is taken wherever this mining is done, or even the reactor is set up. But it's only the apprehension which happens. Sometimes somebody says that there will be now epidemic of cancers happening or something like that. Though we have provided them studies to the contrary, we did a small in-house survey to see how many scientists working in Bhava Atomic Center died of cancer due to radiations. And you would be surprised, we found none. There were only 2 or 3 unnatural deaths happening, and 1 or 2 cancers which were not related to radiation. So I think it's a responsibility of all of us to allay these fears. In some of the foreign countries now, the mining and the reactors are being established even in the residential colonies or in their close vicinity. Shri, question number 77, Shri Mohammad Nadimul Haq. Question number 77. Sir, a statement is laid on the table of the House. Supplementary one. Sir, the Comptroller and Auditor General of India has pulled up the Ministry of External Affairs for revenue losses and improper financial management in a recently released audit report. So my question is,
does the ministry have any planned compensation mechanism in order to recover the revenue losses of rupees 58.23 crores occurred because of misapplication of fees in the OCI card scheme? Honorable Minister. Sir, I would like to inform the honorable member through you, sir. The Ministry of External Affairs extends a number of consular services for passports, visas, consular services, attestations, OCI, PIO. Each of this is a charged service. Now, because these are rendered outside the country, there are rate of exchange issues which come up. Now, these are all services which came up at different points of time. So, typically they were handled, the instructions in each case were sent individually. Now, in 2017, instructions were sent regarding, because whenever there is devaluation or revaluation, there's a refixation of the rate of exchange. In 2017, instructions were sent regarding refixing of the rate of exchange. Now, the CAG paragraph, sir, and I want to say here that my own experience of audit and of CAG, I believe they are a very essential part of good governance. They help us to look at imperfections in our process. So, CAG brought to attention two sets of issues. One related to UK. Now, in the case of UK, there should have been, according to the CAG report, a 23% increase in the fees which were charged. But our mission in UK took the view at that point that this would have a very dampening effect on the tourism from UK to India, and therefore limited it to 10%. So they did it for what they considered to be policy reasons. 17 other missions and posts in Europe, in their particular case, they were under the assumption that the instructions applied to visas and not to OCI. So they did not make the necessary changes. Now, when this matter has come to attention, we have actually, before the matter was actually taken up by CAG, sir, we had issued instructions in 2020 to rectify the process. So what we have tried to do is to put systemic checks, because that is the nature of the CAG process. The CAG wants us to make corrections so that such a mistake will not happen again. So we have instituted quarterly reporting, which is monitored through the e-Samiksha process, so that the rate of exchange on all services is monitored quarterly. Every month, the head of the consular wing is also required to report to the head of mission or head of post. And there's a mandatory revision every April, so that whatever happens, it is not slipped up due to bureaucratic delay. And there's a unified rate of all services, so that this kind of situation will not occur. Supplementary 2. Sir, there has been setting up of Indian cultural centers abroad. In Washington, D.C., at a cost of $5.75 million in 2013, a center was taken up, and in Paris in 2011 it was taken up, which is now encroached. Sir, in the answer, it has been given that these properties have faced certain challenges in preparing them for their intended use. Your question. So my question is, sir, what is the plan of action and why such a casual answer has been given? Honorable Minister. Sir. Honorable Member, sir, the answer was very comprehensive. I'm sure you'll take note of it. And if there is an issue, you may discuss with the Honorable Minister at mutual convenience. Honorable Minister. Honorable Minister, please. No, please. Honorable Minister. So, sir, in the case of the property in Washington, it was acquired in 2013. Now, in the case of the property in Paris, it was acquired in 2011. Now, typically, and they were acquired for the purpose of cultural centers. Now, typically, sir, when properties are acquired, not built greenfield, they need to be modified for use. And that is the information which I was trying to convey to the honorable member through my answer. That there was a
modification required to make it ready for use. Now, in the case of the Washington property, sir, what happened was after the acquisition of the property, a certain set of issues came up while the matter was being processed. There were waterproofing issues, there were asbestos concerns, there was conservation work which was recommended by the architect we were looking at. And in all of this, we also faced a problem that the general financial rules of the Government of India was at variance with American practice. For example, our rules require us to take earnest money deposit, to seek a performance guarantee bond, to seek retention money, and these are not American practices. So by the time we resolved this, we actually had two issues then which came up. One, the Americans made us an offer of additional land in Washington, D.C. So then this raised a question whether we should go ahead with this project or whether we should be looking at the new land offer which we got in 2019. The second issue was COVID, because of COVID, everything was at standstill for 2.5 years. So I would like to assure the member that since we have a property, we are giving instructions for its usage by the embassy so that a government asset is not rendered infructuous. Now, regarding the property in Paris, sir, we had, again, some very peculiarly French problems. One was the tendering practices in France are very different from ours. They do not allow a general contractor who has overall supervision. So they insisted that the tender had to be split up into 15 packages which were awarded to 10 different companies. Now, it was unfortunately, sir, a problem that one of the companies which was in charge of structures, partitions, ceiling and facade went bankrupt. Now, in our country, by our procedures, we could have awarded that work to another contractor. In the French system, sir, till the liquidation was done, and the court of liquidation appointed another company to do that work, and that company then raised the price. We had to follow the French practices. So, but I would like to assure the honourable member, sir, that this project is 95% done. There are challenges when we work abroad and we have to reconcile their practices with our rules. I think we have tried to do our best under these circumstances. And I'm sure when the CAG paragraph is examined, including by the PAC, these will be issues which will be presented. Shri Rakesh Sinha. सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इंडिया इज द ओल्डेस्ट होम ऑफ डेमोक्रेसी। यद्यपि हम प्राइमरी लेवल किताब में पढ़ते थे, लेकिन पहली बार भारतीय राज्य ने इसको असर्टिव तरीके से इस नैरेटिव को रखा है, क्योंकि जब हम देखते हैं यूएस में तो व्हाइट हाउस में लिखा रहता है कि आवर फाउंडर्स लुक्ड एट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी दैट इज ग्रीस। So this is unsettling the entire civilizational discourse. तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये जो हमारे कल्चरल सेंटर हैं, वह विदेशों में डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कोर्स को महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में जैसे हार्वर्ड हुआ, कैम्ब्रिज हुआ, शुरू करेगा? माननीय मंत्री जी। Sir, I would like to inform the honourable member through you that this matter has been discussed by us with the Indian Council of Cultural Relations. We have already initiated activities with various institutions abroad through our cultural centers to emphasize the message that India is the mother of democracy, that we have a pluralistic and consultative tradition which very few societies, if anybody at all, can match, and this is very much work in progress. Shri P. Bhattacharya ji. I would like to know, Honorable Minister, as you have said that in Paris and Washington, the Indian Cultural Center facing some sort of problems, etc. I would like to know from you, besides this Washington and Paris, how many other countries we have this type of cultural center and who are actively functioning of spreading the Indian culture in other part of the world? Honorable Minister. Sir, I do not have the exact number readily with me, but by memory, I would say we have about 45
designated cultural centers. But I would also like to inform the honorable member that today every embassy and every consulate of India undertakes cultural work. So even if there is not a separate autonomous cultural center, cultural activity is very much part of the diplomatic mandate. It is being pushed very vigorously and we have again, sir, seen a very big change in the last decade and that is something which is very noteworthy. Srimati Seema Dwivedi. महोदय, जो सवाल हम करना चाहते थे माननीय सिन्हा जी ने किया और बहुत अच्छा उसका उत्तर आया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी को, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। Question number 78, Shri Johar Sarkar. Honorable Minister. Statement is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, I asked for a specific question, specific reply to the ongoing differences between the Supreme Court and the executive. We as the legislature have the right to ask these questions. What I get by way of reply is it requires consultation. Of course, we know it. And differences of opinion, if any, are mutually reconciled. So am I to understand that all differences are mutually reconciled? And in the same sentence, you have used the word that only the appropriate person is appointed as the judge. Please ask your supplementary. Sir, वही supplementary मैं पूछ रहा हूँ. Please, please. Do you consider Victoria Gowrie's appointment to be really an appropriate person, one who has been accused in public of casteist remarks, of remarks against minorities? Some decorum. An honorable judge who has been duly appointed through a process. I don't think we as honorable members here should be casting aspersions of this nature. Sir, I seek your indulgence. I ask because this is in the public domain. Everybody on earth knows that Victoria Gowrie's opinions have been challenged by the majority. Honorable member. You cannot wish it away saying that Honorable, this is not proper. honorable member. Honorable member, please. The three wings of the state, legislature, executive and judiciary, they have to act in tandem and togetherness, and we must have mutual respect for them. All three ultimately have to get together to fructify our goals. When it comes to judiciary, with respect to which a judgment of the highest court has already come, I am sure that issue should be kept away. I would urge the honorable member to ask his supplementary in a pointed manner, keeping in mind the provisions that judicial situations have to be addressed in a delicate manner. Please. With delicacy, I am saying. No, you are making reference, honorable member. Sir, I am saying. No, you are making reference to an individual who is not a member of the House. Sir, you are making reference on which the honorable president has issued a warrant. This is a of factual appointment. thing known. The Supreme Court has taken already a view on that. Whatever be it, mistakes happen. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, you have very rightly made observation that there are certain sensitive matters which we have to bear in mind when we speak in this August House. And the leader of the House also. You have been not called by the chairman to speak. Sir, the question the honourable member has raised, honourable member is a former senior bureaucrat, so I expect that he need not be told the rules and regulations and decorum. However, his question was very specific. He was asking about the conflict between judiciary and executive. Now, this is a vague kind of question. In a way, if there are differences in opinion, and that is very much part of the democracy. Within a family, within political parties, there are differences of opinion. So when there are differences of opinion, there are ways to make solutions to that also. So his question was not anything which he wanted to know from the government in terms of any figures, facts. Honorable member, second supplementary. The minister has not replied correctly. I asked for sharp points of difference, not conflict.
So don't put words in my mouth. I asked for sharp points of difference. That has not been responded Honourable to. Minister. And sir, one more, sir. One more to this. That he has mentioned about 127 proposals of High Court judges that are lying vacant. When will they be taken up? Honourable 18 Minister. proposals have been rejected. Honourable Minister. Sir, while I am speaking in this House today, there are 210 vacancies in various high courts. In terms of the numbers of the vacancy, I can say that once the names are recommended by the collegium, 3 members collegium in the High Court, then it proceeds as per the laid down procedure in the memorandum of the procedure. Shri Sushil Modi. So, sir, these 210 names, he is asking about the vacancies. We have not received the proposal, so there's no question of any sharp differences. Shri Sushil Modi. सती महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये बात सही कि 6 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और जिसमें यह आग्रह किया कि सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी में भारत सरकार का और राज्य सरकारों का प्रतिनिधि रखा जाए, जिसके द्वारा कॉलेजियम जो जजेस की नियुक्ति की जा सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। और उसकी क्या स्थिति है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, आपको इस चीज का विदित होगा कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस हाउस के द्वारा पारित किया गया, यूनानिमसली जो पारित किया गया एनजेएसी और 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दोनों को स्ट्राइक डाउन किया था, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे और कुछ डायरेक्शंस दिए थे। उसी डायरेक्शन के मुताबिक और उस डायरेक्शन में क्लियरली लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग एमओपी को सप्लीमेंट किया जाए, इम्प्रोवाइज किया जाए, और उसी में ये भी कहा गया कि सरकार को पहल करना चाहिए कॉलेजियम के साथ। उसको फॉलो करते हुए मैंने एक पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र को कुछ समाचार और पत्र में या किसी एक फोरम में गलत तरीके से पेश किया गया, तो ये न्यूज़पेपर के आधार पर अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा सर। श्री तिरुचि शिवा। Thank you, Chairman, sir. Sir, my question is very simple but very important. Would the government consider the possibilities of introducing the reservation policy in the appointment of judges? Honourable Minister. Sir, as per the existing policy and provision, there is no reservation in the Indian judiciary. However, I have already reminded all the honourable judges, especially the collegium members, to keep in mind while recommending the names to include the members from backward communities, women, and other categories which are not represented adequately in the Indian judiciary. Shri KTS Tulsi. Honourable Chairman, sir, thank you very much for giving me this opportunity. It's an important issue, and I want to place before this House and before the Minister the statement made by Mr. B.R. Ambedkar with regard to the appointment of judges. It's very important. With this statement, Dr. Ambedkar says, with regard to the question of concurrence of the Chief Justice, it seems to me that those who advocate that proposition seem to rely implicitly both on impartiality of the Chief Justice and the soundness of his judgment. I personally feel no doubt that the Chief Justice is an eminent person. But after all, the Chief Justice is a man with all the failings, all the sentiments, and all the prejudices which we as common people have. And I think to allow the Chief Justice practically veto on the appointment of judges is to transfer the authority to the Chief Justice, which we are not prepared to do, which we are not prepared to veto. Then there is Justice Krishna Iyer, who has expressed himself that this is in public domain. Your question to the Honourable Minister. No, my second question, with regard to the same issue, is the quotation from Justice Krishna Iyer on the appointment of judges. And Justice Krishna Iyer says, there is no structure to hear the public in the process of selection. No principle is laid down. No investigation is made. And a sort of anarchy prevailed. Is Honourable that right? Minister.
Sir, I share and endorse the sentiments made by Honorable Member Tulsiji, and also what he has quoted from the debates of the Constituent Assembly, especially Dr. B.R. Ambedkar ji. However, we all know how the provisions of the Constitution got changed, especially in the second judge's case, which is known as the Advocates on Records Association versus Union of India case. And that where the word consultation was transferred and changed as concurrence. And further, the President reference was made to seek clarification on the exact meaning of the consultation. And it was elaborated and further expanded in 1998 by introducing the collegium system. So what was transpired in the Constituent Assembly and what was being introduced and which we still practice, there is a big shift. But however, since we are not discussing about the judicial appointment and the matters related to, it will be difficult to respond to the quotes which Honorable Member has made, especially about Justice Krishna Question Iyer number and 79, Shri Mujibullah Khan. 79. Honorable Chairman, Minister. sir, the answer is laid on the table of House. Supplementary one. थैंक यू सर। मैं राज्यसभा आने के बाद सर ये पहला स्टार क्वेश्चन मेरे भाग्य में पड़ा है। सप्लीमेंट्री। और मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज सदन पर मौजूद है, उनके उपस्थिति में मेरे को पूछने का मौका मिला है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो पावर रिएक्टर्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमारे कर्नाटक और हरियाणा, ये 4 राज्यों में चल रहे हैं। माननीय मंत्री जी उसमें आंसर दिए हैं कि 2031 को ये रिएक्टर्स कंप्लीट होगा। तो मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि ये सब प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, ये रिएक्टर्स का काम कौन से साल में शुरू हुआ था और कब खत्म होने के लिए टाइम उसका फिक्स किया गया। मिनिस्टर, इस बीच में अगर टाइम ज्यादा चले गया है तो कितना हमारा और पैसा एक्स्ट्रा लगा, नुकसान कितना हो रहा है। सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य का अभिनंदन है और जो उन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर तो उनको उपलब्ध करवा दिया गया, लेकिन इसमें कोई अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि सन 2017 में मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति दी गई थी और कुल मिलाकर के 1,05,000 करोड़ की लागत से ये सारे प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जिसमें 2 रिएक्टर कर्नाटक, 2 हरियाणा, 2 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। अब 2031 का जो लास्ट डेडलाइन है वो फेज्ड मैनर में है। उसका अर्थ ये नहीं है कि सारे के सारा फंक्शन उसी साल में होगा, धीरे धीरे फेजेज में ये काम चलेगा, लेकिन ये निरंतर इसकी प्रगति हो रही है। क्योंकि इस सरकार का सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अनेकों ऐसे कारण जो पहले विलंब पैदा करते थे उनकी भी चिंता की है और इसीलिए आपको जानकर के खुशी होगी और आदरणीय सदस्य को भी कि 2013-14 में जब ये सरकार आई थी तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर के जनरेशन जो एटॉमिक एनर्जी की होती थी वो थी 35,333 मिलियन यूनिट, जो आज बढ़कर के 47,112 हो गई। अर्थात 60-65 वर्ष में हम केवल 35,000 तक पहुंचे थे और 8 वर्ष में हम 12,000 की उसमें इजाफा हुआ। इसी प्रकार, और ये इसलिए संभव हुआ कि अनेकों ऐसे निर्णय लिए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आउट ऑफ बॉक्स भी थे, पाथ ब्रेकिंग थे। उदाहरण के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया एक्सक्लूसिव फॉर एटॉमिक एनर्जी फॉर 10 ईयर्स। इसके अतिरिक्त ये तय किया गया कि हमारी जनरेशन कैपेसिटी सन 2025-24 तक 3 गुना बढ़ करके हो जाएगी। अक्सर ये हमारे रिएक्टर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स सीमित थे दक्षिण के कुछ राज्यों तक या पश्चिम महाराष्ट्र में।
उनको देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाने का काम शुरू हुआ। जहां हम खड़े हैं इससे कोई 150 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा में गोरखपुर नाम के स्थान पर हमारा एक प्रोजेक्ट अगले 2 वर्ष के भीतर वो भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये पहली बार इस सरकार के द्वारा हुआ। 2017 में जिस साल ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुए उसी साल 10 इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पूरे आत्मनिर्भर के मंत्र पर आधारित अप्रूव किए गए इन अ बल्क अप्रूवल। इतना ही नहीं, हमें दिक्कत आती थी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की। पहली बार जिस प्रकार से अंतरिक्ष को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया और एक बड़ा क्रांतिकारी एक निर्णय हुआ, उसी प्रकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी जॉइंट वेंचर्स के लिए सन 2017 में खोल दिया गया। और मुझे खुशी है इस सदन के साथ ये बात साझा करते हुए कि वर्तमान में हम इस प्रकार की 2 जॉइंट वेंचर्स में काफ़ी अच्छी तरह से प्रगति कर रहे हैं। एक हमारी NTPC के साथ है जो नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन है, और दूसरा इंडियन ऑयल के साथ। तो कहने का तात्पर्य ये कि बहुत तीव्र गति से, यदि आप मुझे कहें तो मैं कुछ और भी लेकिन शायद समय की मर्यादा रहेगी। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री महोदय, हमारे जॉइंट वेंचर में जो PPP मोड में किया गया है, हमारे पार्टनर्स कौन कौन हैं और ये पार्टनर्स आने के बाद हम लोग कितने सफलता हासिल किए? ऑनरेबल मिनिस्टर। पार्टनर्स एक बार दोहराएंगे? ये PPP में पार्टनर कौन कौन है जॉइंट वेंचर में? शायद समझने में, मेरे समझाने में, इट इज नॉट PPP मॉडल। अभी हमने जॉइंट वेंचर्स फॉर द टाइम बिंग खोला है विद द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। शायद वो आगे जाकर के उस पर विचार हो। फिलहाल चूंकि अभी तक तो ये पूरा गोपनीयता में काम करता था, तो 2017 में एक निर्णय लेकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जॉइंट वेंचर्स विद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और ये NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोनों ही पब्लिक सेक्टर है। पहले चरण में हमने इस तरह का एक प्रयोग और इसके अनुभव से फिर आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा। श्री जयराम रमेश। Sir, my question is completely non-political and I expect a completely non-political answer. I'd like the Honourable Minister to take the House into confidence. What is the status of negotiations with the French, which has been going on for a long time, for the construction of 6 1600 megawatt reactors at Jaitapur in Maharashtra? Honourable Minister. No, I think the question, as desired by the honourable member, he has desired a non-political response. But the question itself is laced in politics, because so much of the conflict of response, the views on the two sides happened because of certain geopolitical reasons. But we are very earnestly trying to sort it out, and we are moving forward. Question number 80. Shri Kanak Medala Ravindra Kumar. Absent. Honourable Minister. Honourable Minister. Honourable Minister. Honourable Minister, question number 80. Okay. Shri Dinesh Anavadia. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी। मैं गुजरात से आता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 2023 की स्थिति में गुजरात के उच्च न्यायालयों में विलंबित मामलों का ब्यौरा दीजिए। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, पिछले 3 साल गुजरात में जो प्रश्न पूछा गया है कि उनके यहाँ कितने मामले लंबित हैं, इस मामले में मैं गुजरात के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अधीनस्थ न्यायालयों में 14,47,459 मुकदमे जो है लंबित हैं, और जहाँ तक गुजरात में
आपका जिले के मामले में या हाई कोर्ट को मामले? जी जी। डॉक्टर एमी याग्निक। Thank you, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Law Minister that there are about 63 lakh cases in India which are pending due to non-availability of legal counsel to them. Does the government intend to expand the panel of lawyers appointed by the National Legal Services Authority to provide free legal aid to a wider range of these eligible litigants who do not have representation by a lawyer? Honorable Minister. सभापति महोदय, विधिक सलाह के लिए नालसा, सालसा, डालसा और ताल्लुक स्तर पर हम जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग लोग हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, उनके लिए हम लोग विधिक सलाह दे रहे हैं। प्रोबोनो स्कीम है और न्याय बंधु की स्कीम है और टेलीलॉ की स्कीम। I think Alsa will appoint more lawyers for these kind of people. It was not audible, but response I is think there. the answer was not correct. And you both being from this, you can get in touch with the Honorable Minister. So the intention is to come from the Honorable Law Minister. And the paralegal volunteers are being expanded, and we have already stated that from last year, we are even giving free legal aids for providing pro bono services. The fees are provided with the government. This is a great effort to ensure that poor people get justice at a very, very cheap rate or free, of course, if possible. It required a high decibel response. Dr. Shantanu Sen. Thank you, sir. Sir, as a law-abiding citizen, I am really worried, as because there is a prevailing public perception because of certain events and certain statements that our government is trying to have a direct control over the judiciary. My question before my learned minister is, what step is being taken by our government to clear this confusion amongst the common people at large? Honorable Minister. महोदय, जैसे आपने ही अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के अपने अधिकार हैं, तीनों के कर्तव्य हैं और कोई भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करता है। तो इसलिए सबके अपने सीमाओं में हम लोग काम करते हैं और कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। क्वेश्चन नंबर 81, श्री जावेद अली खां। Honorable Minister. वह पटल पे रखा गया। Supplementary one, Honorable Member. माननीय सभापति जी, आप भी देखिए मेरे प्रश्न का भाग का। आप प्रश्न पूछिए। पूछूंगा तो जब जब जवाब देंगे। भाग का एक भी जवाब, एक शब्द भी उसके जवाब में नहीं लिखा गया है। अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। बहरहाल वो बाद में मुझे बता देंगे या दोबारा पटल पे रख देंगे? नहीं, ऑनरेबल मिनिस्टर, तब पटल पर रखा था, अब बताएंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनका स्पेसिफिक प्रश्न था कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सरकार तय करती है उसमें जो वेटेज के मानक है वो क्या है? ऑल इंडिया और मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इसके जो मानक हैं 1941 से प्रक्रिया शुरू हुई है। श्रम मंत्रालय के द्वारा 2016 के इंडेक्स को बनाया गया है। हमने 2016 के इंडेक्स के 16 का जो इंडेक्स बनाया उसमें मानकों में वृद्धि करी है। उसमें जो यूनियन और स्टेट जो संख्या थी उसको 25 से बढ़ा करके 28 किया है। कवरेज जो 78 था जो सेंटर्स का उसको बढ़ाकर 88 किया है। इसके अतिरिक्त उसके कवरेज के जो मार्केट्स जो क्षेत्र थे उनको हमने इंक्रीज किया है और उसके साथ ही साथ सैंपल साइज को भी बढ़ाया है। ये जो मानक इकट्ठे किए जाते हैं
ये मानक औद्योगिक जगत के जो 7 क्षेत्र हैं उन विभिन्न क्षेत्रों से किए जाते हैं और अब उसमें पहले 392 उसमें कमोडिटीज थी, उनको बढ़ाकर अब 465 किया गया है और उसके द्वारा ही इस वेज का निर्धारण होता है। ऑनरेबल मेंबर सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, अगर आप मेरे प्रश्न से और उत्तर से संतुष्ट हैं तो फिर मजबूरी में मुझे भी संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका आदेश तो प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। सर माथे है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2022 में जो थोक मूल्य सूचांक WPI महंगाई का था वो पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक था, लेकिन जो हमारा लेबर ब्यूरो है शिमला, उसके अनुसार महंगाई भत्ता 3 से 4% तक ही बढ़ रहा है। क्या मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे कि आइटम्स का वेटेज परसेंटेज तय करने में कुछ उसे घटाया बढ़ाया जाता है हर बार, ताकि महंगाई भत्ता जो है वो कम देना पड़े? माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है कि सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ कार्य करती है और हमने उस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए मानकों के स्थान, सैंपल का साइज और सारी संख्याओं को बढ़ाया, जो मैंने अपने पूर्व उत्तर में दिया गया है। और ये मानक 1941 से लगातार किए जा रहे हैं और इसलिए उस पारदर्शी प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से सबके सामने रखते हैं। और माननीय सदस्य को भी अगर कोई और आशंका है तो कभी भी व्यक्तिगत आकर मुझसे पूछ सकते हैं। श्री M. Shanmugam। Thank you very much, sir. Regarding the All India Consumer Price Index, it was started in 1936. Subsequently, in 1960, it was revised by a committee. Then 1980 also it was revised by a committee by Dr. Seal and Roth. Long 40 years, no committee has been formed to revise this index. I request the Honorable Minister to revise this index. This is the right time. Honorable Minister. Form a committee and revise. माननीय सभापति महोदय, ये सुझाव है और लेबर ब्यूरो के द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 श्री K.R. सुरेश रेड्डी। एब्सेंट। ऑनरेबल मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 83 डॉक्टर फौजिया खान। Question number 83, sir. उत्तर सभा पटल पे रखा गया। Honorable member supplementary 1. Sir, I want to ask the minister through you, that these animals from the forest, they come into non-forest areas, and the farmers, to protect their crops, they put up these fences illegally electrified. And because of that, so many tigers and leopards and even humans are being killed. So, because the farmers have to protect their fields, sir, my suggestion to the government would be, can they come up with a scheme where DC current fences are given to farmers, the way you give solar panels and all that. So with this, the farmer's farm will also be protected and animals and humans will also be not Honorable killed. Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि दिन प्रतिदिन हमारे जो ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उनकी संख्या भी मैंने दी है। जहां तक आपने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से हमारे विभाग के द्वारा 6 फरवरी 2021 को एक व्यापक गाइडलाइन सभी स्टेट को दी गई है। हमने सभी राज्यों से कहा है कि जिला स्तर पर चूंकि विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। पर्टिकुलर जो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। और उसके साथ हमने वन विभाग के साथ ये भी स्थानीय प्रशासन को कहा है कि हम जॉइंट पेट्रोलिंग भी आपके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहे हैं, ताकि जो घटनाएं घटती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरत है पॉइंटेड रिस्पांस
हाँ, हम जो सबसे ज़्यादा जानते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है और कुछ जगहों पर विशेष रूप से जो एलिफेंट्स वगैरह हैं वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसकी भी व्यवस्था हमने की है। 6 फरवरी 2021 की गाइडलाइन में कंप्लीट विस्तार से सब विषयों को Honorable Member, second supplementary. Sir, my question was about having a scheme for DC current avail the fences. second supplementary. My second supplementary, sir, is that in all states, particularly in Maharashtra, this pyramid which is there of the forest department, where administrative positions have to be at the top and executive positions down below, it is being reversed. Executive positions, the people who go to farms to actually, to the forest to actually safeguard it, is becoming less and less, and administrative positions are being expanded unnecessarily by giving additional charges. Honorable Minister. So, sir, I just want to ask the Minister whether if people don't go to the headquarters, they don't stay at headquarters, what will the government do about it? Because Honorable this is Minister. the reason why all this is happening. अगर कोई ऐसी विशेष कुछ अधिकारियों के संबंध में आपके संबंध में अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से आप दीजिए ताकि हम कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्कीम की बात है, मैंने अपने पूर्व उत्तर में भी कहा था कि 6 फरवरी 2021 को एक पूरी व्यापक स्कीम हमने एडवाइजरी जारी करी है, उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अभी तुरंत ही 1 महीने पहले हमने वापस से एडवाइजरी मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के लिए करी है, जिसमें कंपनसेशन से लेकर सभी विषयों को रखा गया है, जो नेट पे भी उपलब्ध है और मैं स्वयं आपको उपलब्ध करा। Thank you. Question number 84, Sri Narayan Das Gupta, not present. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Question number 85, Sri Sanjay Raut, not present. Honorable Minister. सभा के पटल पर रख दिया गया। Sri Krishna Naya Raiga. चेयरमैन और लोक अदालत फ्री लीगल एड के बारे में एक क्वेश्चन है। फ्री लीगल एड some in High Court and Supreme Court, in some area in Lok Adalat are there. But in Supreme Court, so many public litigation interested cases are there. Some of the Your question. Ask your question. Intellectuals, poor persons who filed public litigation interest. In such cases, there is no legal aid. We ask the government to, is there any proposal to legal aid to the public litigation? Honorable Minister. सभापति महोदय, जहाँ तक शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, SC, ST, माइनॉरिटी के लोग जो आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं है, उनके लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिसके लीगल एड। इस मामले में हम लोग टेली लॉ स्कीम है महोदय, उसी के साथ न्याय बंधु की स्कीम है, उसी के साथ प्रो बोनो स्कीम है। इनके द्वारा जो लोग और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इस मामले में लोग कानूनी सहायता ले सकते हैं। और नालसा कंट्री लेवल पर, सालसा राज्य लेवल पर, डालसा जिले लेवल पर और ताल्लुक स्तर पर भी इस प्रकार की कानूनी उच्च सहायता सरकार दे रही है। Question number 86, Sri Mastan Rao Bida. Present. Honorable Minister. Honorable members, on the motion of thanks on Honorable President's address, opportunity was given to all sections of the House. However, in the category of nominated members, as Sri Ghulam Ali availed the maiden speech time, I will accommodate one more member at their request. 10 minutes will be given to a member in this category at 2 p.m. and thereafter there will be reply by the Honorable Prime Minister. Nominated. Question hour is over. Motion of thanks
on the President's address, Dr. D. Virender Hegde. Please. Please. Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the address of the President of India to the Parliament. I am very happy to be here because the past of India is our glory. Presence is the truth and the future is the hope. So we always depend on the past for the foundation, but today I feel after hearing the address of the President that the present is the foundation for the future. I don't think the past is the foundation, but today's present is the foundation for the future. There is tremendous growth that's happening in the country. Our heritage has been very much appreciated in the West for the last 50 years. And though we don't call it as a change or conversion, change of heart is happening in the West on the influence of Indian history. Yoga and Ayurveda and our spiritual leaders have gone abroad. They have been preaching in the West, the Indian philosophy, Indian spirituality, and we find that tremendous attraction is towards India. And they want to live in India and they want to be true Indians in the spirit. I'm very happy to see that the present government under Modi ji has tremendous growth on the present philosophy, like there is development, it gives encouragement to reach the sky. This is the government, it says that consolidating heritage and giving priority to development is a very important message to all. Recently I had been to Kashi and I have seen the transformation there. And I couldn't believe my own eyes because I had been twice earlier. And I am from Manjunatha temple in Dharmasthala and down south. And been to Vishwanatha temple in the North India, top of North India. And I find that so many resemblances have happened in the both dhams, in the Manjunatha Dham and also in the Ayodhya Dham. The progress that is achieved not only in Ayodhya, but Kedar Dham, Kedarnath Dham and Mahakal Mahalok is not only surprising Indians, but we feel very proud about it. We feel proud that our heritage is not neglected, and many of our people in the south, they wonder how this transformation can happen. So developing pilgrimage centers and historical legacy is another important eye on which the government lays. I think this is what is very important because our youths today are not, they are well informed about spirituality and philosophy. We feel that they are youngsters with the modern outlook, but they feel very proud about the past. At the same time, they are very well informed than what we were in their age. I think when I was about 18, 20 years, I was denied of all the information which today's youth have. There is television, there are internet connections, there are so many information that's available through other media. And I think the youngsters are much more informed than us at their age, whatever. But today, they must be given proper information about the changes that's happening in the world. Opportunities have to be created for the young. I'm very happy that the government is giving encouragement to the youngsters to have options in all education field, in the field of all education, including engineering, medical, to the common education in the primaries to high schools. Tremendous support is given for education in the villages. It's also hard to note that some of the spiritual places have not only been preaching spirituality but also giving modern knowledge. It is said that Ek Bharat, Shresth Bharat is a message which is given by the Honorable Prime Minister. And this is one of the best messages that we have because we were divided by the British rule into several zones and north, east, west, south. As Honorable Chairman is ably speaking, you are not belonging to any, we belong to one India and Ek Bharat, Ek India, we belong to that. So in the languages are not separating us, languages are uniting us. And today I feel that yoga and Ayurveda
is again becoming popular because of the Honorable Prime Minister's intervention. The June month is awaited very eagerly to see that yoga is preached throughout the world. Health is the one thing which cannot be borrowed or purchased. The being conscious of health, being conscious of the fitness of the body fitness of body and mind is very important. So the importance given to yoga and naturopathy not only keeps our generation fit and also mentally alive, and also I feel that this is the best future we can have. Instead of preparing for pharmacy, we are preparing for a good health. Without drugless society has been created. Today, natural farming is encouraged and traditional millet crops are very much encouraged. We are into this field for last 15 years, and our farmers who were thinking that millets are for the poor, now millets have become the food of the rich and the very blessed ones. And and along with that, we have not forgotten the development of modern technology like nano urea. So it is said that we are looking at the millet and other food practice habits. At the same time, we are also looking at the modern technology, which using nano we can grow more food, grow more be happy. The farmers can be more happy with the minimum investment. And while smart facilities in the cities are developing, mapping of the villages has happened. And people are guaranteed of their property, and people are given guarantee of the land that is they possess. So while 75th Amrit Mahotsav are built in every district on the occasion Azadi Ka Amrit Mahotsav, at the same time hundreds of modern Vande Bharat trains are also being launched. This is said by the Honorable President. I think this is where we think that future should be assured. We want assurance that our future generation will be happy and healthy, and they will be very honest also. So both being honest at the same time being prosperous is very important. Being honest and prosperous is very important. So under the government is looking at honesty, at the same time prosperity, both together. I wish that in the future there will be more such occasions where we can think of Shresth Bharat, one India and one Bharat, Shresth Bharat. I am very happy that Basavanna is quoted in the message that Kayakava Kailasa, labor is the greatest service to the humanity and the Shiva. So I once again thank Honorable President for quoting Basavanna's Kayakava Kailasa, which means karma is worship and Shiva is the karma himself. So with these words, I communicate my appreciation for this speech, and I am assured that India will have a great future in the years to come, and we are all going to share this at present. We don't know about tomorrow because of our age, but we know today is the best foundation for the tomorrow. Thank you. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा में शरीक होकर के मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत का एक खाका और विकसित भारत के संकल्प के लिए एक रोड मैप को प्रस्तुत किया है। देश के लिए उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है, जो मार्गदर्शन है, उसके लिए Nothing will go on record. Nothing will go on record.
Honorable members, honorable members, honorable members, take your seat. Honorable members, honorable members, honorable members, take your seat. I call upon honorable members to observe decorum and take your seats. Honorable members, honorable members, take your seats. I will be called upon to name you. I will be called upon to name you. Take your seats. Take your seats. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. Nothing will go on record except the Honorable Prime Minister's address. आदरणीय सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, अपनी कल्पना के अनुसार चर्चा को विस्तार देने का प्रयास भी किया और इसलिए मैं सदन में हिस्सा लेने व चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये सदन राज्यों का सदन है। बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने इस सदन से देश को दिशा दी है, देश का मार्गदर्शन किया है। इस सदन में अनेक साथी ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कुछ सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े काम भी किए हुए हैं और इसलिए इस सदन में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत गंभीरता से सुनता है और देश उसे बहुत गंभीरता से लेता है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष
जो भी योगदान है इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे थे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। लेकिन आदरणीय सभापति जी, 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6-6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आदरणीय सभापति जी, उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। इतना देश भी अनेक आशा अपेक्षाओं के साथ आंख बंद करके उनका समर्थन करता था। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कार्यशैली विकसित की, इस प्रकार का कल्चर विकसित किया कि जिसके कारण वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। वे बहुत हो हल्ला हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे, टोकनिज्म कर लेते थे और फिर आगे चले जाते थे। समस्याओं का समाधान करना ये उनका दायित्व था। देश की जनता समस्याओं से जूझ रही थी, देश की जनता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाभ कर सकता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज अलग थी, उनके इरादे अलग थे और उसके कारण किसी भी बात का परमानेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं किया। आदरणीय सभापति जी, हमारी सरकार की पहचान जो बनी है वो हमारे पुरुषार्थ के कारण बनी है। एक के बाद उठाए गए कदमों के कारण बनी हुई, और आज हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। हम एक एक विषय को छू करके भागने वाले लोग नहीं, लेकिन देश की मूलभूत आवश्यकताओं को परमानेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी,
अगर मैं पानी का ही उदाहरण लूं तो वो जमाना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। कल यहाँ गुजरात का जिक्र कर रहे थे, आप हैरान होंगे, सबसे ज्यादा सीटों से जीतने का उनका जो गौरव था, वैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की टंकी का उद्घाटन करने गए थे और वो फ्रंट पेज पर हेडलाइन न्यूज था। यानी समस्याओं का टोकनिज्म क्या होता है, कैसे टाला जाता है, ये कल्चर देश ने देखा है। हमने भी पानी की समस्या को सुलझाने के लिए रास्ते अपनाए। हमने जल संरक्षण, जल सिंचन, हर पहलू पर ध्यान दिया। हमने कैच द रेन अभियान से जनता को जोड़ा। इतना ही नहीं, आजादी के पहले से अब तक हम सरकार में आने तब तक सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से जल मिलता था। आदरणीय सभापति जी, पिछले 3-4 साल में आज 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। भारत पानी की समस्या जो हर परिवार की समस्या होती है, जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता और भविष्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते चुने। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और विषय पर भी जाना चाहता हूं। एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का अधिकार मिले, ऐसी बहानेबाजी की गई थी। लेकिन इस बैंक देश के आधे से अधिक लोग बैंक से दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए। हमने परमानेंट सॉल्यूशन निकाला और जनधन अकाउंट का अभियान चलाया, बैंकों को मोटिवेट किया, ऑन बोर्ड लिया। पिछले 9 साल में ही 48 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले गए। इसमें 32 करोड़ बैंक खाते ग्रामीण और कस्बों में हुए हैं, यानी देश के गांव तक प्रगति की मिसाल को ले जाने का प्रयास हुआ। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1 करोड़ 70 लाख जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए,
तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। और बार बार उनका दर्द झलकता है और मैं तो हैरान हूँ। कभी कभी यहाँ तक कह देते हैं कि एक दलित को हरा दिया। अरे भाई, उसी इलाके की जनता जनार्दन है, उसने दूसरे दलित को जीता दिया। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहाँ रो रहे हो। आदरणीय सभापति जी, जनधन, आधार, मोबाइल, ये जो त्रिशक्ति है, और उसने सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया इस देश के नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया, हितधारकों के खातों में ट्रांसफर किया है। और मुझे खुशी है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था, वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है। और मैं जानता हूं, जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को, चेले चपाटों को, जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पहले परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया था। यही उनका कार्य करने का तरीका बन गया था। ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई, उसका नुकसान होता था। हमने टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लेकर के आए और 1600 लेयर में डेटा के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट्स को गति देने का काम हो रहा है। जो योजनाएं बनाने में महीनों लग जाते थे, वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व हम भली भांति समझते हैं, स्केल का भी महत्व समझते हैं, स्पीड का भी महत्व समझते हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से परमानेंट सॉल्यूशन और परमानेंट एस्पिरेशन का एड्रेस करने का प्रयास आदरणीय सभापति जी हम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के वादे करके आता है, जनता का कुछ भला करने के वादे करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात बनती नहीं है। आप कह दें कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, जैसे कभी कहा जाता था गरीबी हटाओ, 4-4 दशक हो गए हैं, हुआ कुछ नहीं। इसलिए विकास की गति क्या है, विकास की नीयत क्या है, विकास की दिशा क्या है, विकास का प्रयास क्या है, परिणाम क्या है, ये बहुत मायने रखता है। सिर्फ आप कहते रहे
कि हम भी कुछ करते थे, इतने से बात बनती नहीं है। आदरणीय सभापति जी, जबकि हम जनता को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं, और जब जनता की इतनी बड़ी आवश्यकताओं के लिए मेहनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है, हमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, हमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन हमने, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे, श्रेय और प्रेय, हमने श्रेय का रास्ता चुना है। प्रिय लग जाए, आराम कर लें, वो रास्ता हमने नहीं चुना है। मेहनत करनी पड़ेगी तो करेंगे, दिन रात खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन के एस्पिरेशन को चोट नहीं पहुंचने देंगे और उसके एस्पिरेशन सिद्धियों में परिवर्तित हो जाए और देश विकास की यात्रा को पार करे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वो करके दिखाया। आदरणीय सभापति जी, अब आप देखिए, देश आजाद हुआ तब से 2014 तक 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे और लोगों की मांग भी थी। लोग सांसदों के पास जाते थे कि हमें एलपीजी कनेक्शन मिल जाए, और उस समय 14 करोड़ घरों में था, डिमांड भी कम थी, प्रेशर भी कम था, आपको गैस लाने के लिए खर्चा भी नहीं करना पड़ता था, आपको गैस पहुंचाने के लिए व्यवस्था, आप भी मजे में, चलती भी गाड़ी, काम होता नहीं था, लोग इंतजार करते रहते थे। लेकिन हमने सामने से होकर के तय किया कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन देंगे। हमें मालूम था कि हम कर रहे हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मालूम था हमें धन खर्च करना पड़ेगा, हमें मालूम था हमें दुनिया भर से गैस लाना पड़ेगा। ये सब दबाव की संभावना जानने के बावजूद भी हमारी प्राथमिकता मेरे देश का नागरिक था, हमारी प्राथमिकता हमारे देश के सामान्य लोग थे, और इसलिए हमने 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास गैस कनेक्शन पहुंचाए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा, धन खर्चना पड़ा। आदरणीय सभापति जी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन हमने आनंद के साथ, संतोष के साथ, गर्व के साथ इस मेहनत को किया, और मुझे खुशी है कि सामान्य मानवी को उसका संतोष मिला। इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोष क्या हो सकता है। आदरणीय सभापति जी, आजादी के अनेक दशकों के बाद भी इस देश में 18,000 से ज्यादा गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और ये गांव अधिकतर हमारे आदिवासी बस्ती के गांव थे, हमारे पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वालों के लोगों के गांव थे, जनजातीय से गांव थे, नॉर्थ ईस्ट के गांव थे। लेकिन ये उनके चुनाव के हिसाब किताब में बैठता नहीं था, इसलिए इनकी प्रायोरिटी नहीं था। हम जानते थे ये कठिन काम इन्होंने छोड़ दिए हैं। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, हम इस चुनौती को भी उठाएंगे, और हमने हर गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प उठाया। समय सीमा में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, और उस चुनौतीपूर्ण काम करने के पीछे गांवों में एक नई जिंदगी की अनुभूति हुई, उनका विकास तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की व्यवस्था पर उनका विश्वास बढ़ा,
और विश्वास बहुत बड़ी ताकत होती है। जब देश के नागरिकों का विश्वास बनता है तब वो लाखों करोड़ों गुना एक सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाता है। वो विश्वास हमने जीता है और हमने मेहनत की, हमें मेहनत पड़ी, लेकिन मुझे खुशी है उन दूर दराज के गांवों को आजादी के इतने सालों के बाद नई आशा की किरण दिखाई दी, संतोष का भाव प्रकट हुआ और वो आशीर्वाद आज हमें मिल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई, गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी संवत्सरी मनाते थे, फलानी तारीख को खंभा डाला गया था, बिजली तो आती नहीं थी। आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में 22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए हैं। हमें इस काम के लिए नई ट्रांसमिशन लाइनें लगानी पड़ी, हमें नए ऊर्जा उत्पादन के लिए काम करना पड़ा, हमने सौर ऊर्जा की ओर जाना पड़ा, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का नए क्षेत्र खोजने पड़े। हमने लोगों को उनके भाग्य पर नहीं छोड़ दिया, राजनीतिक फायदे घाटे की बात नहीं सोची, हमने देश का आने वाली कल उज्जवल बनाने का रास्ता चुना। हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया, लोगों की मांग बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा, हमने मेहनत वाला रास्ता चुना और इसके नतीजे आज देश देख रहा है। देश ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने आजादी के अमृत काल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृत काल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है, 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का भाजपा एनडीए सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय सभापति जी, ये 100% वाली बात, ये सैचुरेशन वाली बात देश की अनेक समस्याओं का समाधान तो है ही, उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, तो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है।
स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है और समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। जब सरकार की मशीनरी का लक्ष्य हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो भेदभाव, पक्षपात टिक ही नहीं सकता। इसलिए हमारा ये 100% सेवा अभियान, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। यही सामाजिक न्याय की असली गारंटी है। यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है। यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश की आजादी में 1857 से लेकर के स्वतंत्र संग्राम का कोई भी दशक उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी भूभाग उठा लीजिए, मेरे देश की आजादी की लड़ाई में मेरे देश के आदिवासियों का योगदान स्वर्णिम पृष्ठ से भरा पड़ा हुआ है। गर्व होता है देश को कि मेरे आदिवासी भाइयों ने आजादी के महात्म्य को समझा था, लेकिन दशकों तक मेरे आदिवासी भाई विकास से वंचित रहे और विश्वास का सेतु तो कभी बन ही नहीं पाया। आशंकाओं से भरी हुई व्यवस्था बनी और उन नौजवानों के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए, लेकिन उन्होंने सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पहली बार इस देश में आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बना, पहली बार आदिवासियों की कल्याण के लिए, भलाई के लिए, विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई। आदरणीय सभापति जी, हमने 110 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में आइडेंटिफाई किया, जो विकास में पीछे रह गए, सामाजिक न्याय जैसे महत्व का है, एवं भौगोलिक रूप से भी जो पीछे रह गए हैं उनको न्याय दिलाना उतना ही आवश्यक होता है। और इसलिए हमने 110 आकांक्षी जिले और 110 में आधे से अधिक वो इलाके हैं जहां बहुल जनसंख्या जनजातीय हैं, मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका सीधा लाभ मिला है, उनके जीवन में बदलाव आया है। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभूतपूर्व सुधार हुआ है, क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेष फोकस किया है, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहां पर
हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने ट्राइबल सब प्लान की बात का जिक्र किया था। मैं ऐसे साथियों का अनुरोध करता हूं कि जरा समय निकाल करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की मदद लेकर के बैठिए, जो बजट को अध्ययन कर सकता है, थोड़ा समझा सकता है, और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजट में शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट फंड्स, इसके तहत 2014 के पहले की तुलना में 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी, तब एलोकेशन 20-25 हजार करोड़ रुपए के आसपास रहता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20-25 हजार करोड़ रुपए। आज यहाँ आकर के गीत गा रहे हैं। हमने आकर के इस वर्ष 1,20,000 करोड़ का प्रावधान किया। हमने बीते 9 वर्षों में हमारे आदिवासी, हमारे जनजातीय भाई बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 500 नए एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत किए हैं, और ये 4 गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, स्कूलों में टीचर, स्टाफ, इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिक्रूटमेंट का, हमने भर्ती का इस बजट में प्रावधान किया। आदिवासियों के कल्याण के लिए समर्पित हमारी सरकार ने, मैं जरा आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले, 2014 के पहले, आदिवासी परिवारों को 14 लाख जमीन के पट्टे दिए गए थे। पिछले 7-8 वर्षों में हमने 7 लाख नए पट्टे दिए। यह अभूतपूर्व काम हुआ है। हमारे आने से पहले 23,000 सामुदायिक पट्टे दिए गए थे, 23,000। हमारे आने के बाद 80,000 से अधिक सामुदायिक पट्टे दिए गए हैं। लिप सिंपैथी बता करके आदिवासियों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़ती और ये काम पहले आराम से हो जाता, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी में नहीं था। आदरणीय सभापति जी, इनकी अर्थनीति, उनकी समाज नीति, उनकी राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही, और उसके कारण समाज की जो बेसिक ताकत होती है, स्वरोजगार के कारण देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ाने वाला जो सामर्थ्य होता है, इन्होंने हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनको वो इतने छोटे लगते थे, इतने बिखरे हुए लगते थे, तो उसका उनको कोई मूल्य ही नहीं था। जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए, जो स्वरोजगार के ऊपर समाज पर बोझ बने बिना समाज में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, उनके प्रति दुर्लक्ष्य किया गया। छोटे काम में जुटे इन करोड़ों लोगों को भुला दिया गया। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार ने रेहड़ी वाले, ठेले वाले, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों की सुन ले, ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबाह हो जाते थे, दिन भर का पसीना
ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था। उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेडी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। और आदरणीय सभापति जी, हमने इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, जो अपने हाथ से औजार की मदद से कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, समाज की आवश्यकताओं की बहुत बड़ी मात्रा में पूर्ति करते हैं। चाहे हमारा बंजारा समुदाय हो, चाहे हमारे गुमंत जाति के लोग हैं, हमने उनकी चिंता करने का काम किया है। पीएम स्वनिधि योजना हो, पीएम विश्वकर्मा योजना हो, जिसके द्वारा हमने समाज के इन लोगों की मजबूती के लिए काम किया है, उनके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए काम किया। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं किसान पुत्र हैं। इस देश के किसानों के साथ क्या बीती है, ऊपर के कुछ एक वर्ग को संभाल लेना और उन्हीं से अपनी राजनीति चलाए रखना, यही सिलसिला चला। इस देश की कृषि की सच्ची ताकत छोटे किसानों में है। 1 एकड़ 2 एकड़ भूमि का वो बड़ा मुश्किल से 80-85% इस देश का ये वर्ग है। इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया, छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिंग के साथ जोड़ा। आज साल में 3 बार सीधे पीएम किसान सम्मान निधि छोटे किसान के खाते में जमा होती है। इतना ही नहीं, हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा, हमने मछुआरों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत दे करके उनके आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाया, ताकि वो अपना व्यवसाय विकसित कर सके, अपने क्रॉप पैटर्न को बदल सके, अपने उत्पादित किए हुए माल को रोक करके उचित दाम मिलने पर बाजार में ले जा सके। उस दिशा में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसाती पानी पर उनको गुजारा करना पड़ता है। सिंचाई की व्यवस्था ये पिछली सरकारों ने की नहीं। हमने और देखा है कि ये छोटे किसान पानी बरसाती के भरोसे जीने वाले, मोटे अनाज की खेती करते हैं, पानी होता नहीं है। ये मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को हमने विशेष स्थान दिया। हमने यूएन को लिखा कि मिलेट ईयर मनाइए, दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने, मार्केटिंग बने और उसके सुविचारित रूप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में, जैसे श्रीफल का महात्मा है, वैसे ही श्री अन्न का महात्मा बने और छोटे किसान जो पैदावार करते हैं उनको उचित दाम मिले, ग्लोबल मार्केट मिले, देश में क्रॉप पैटर्न में परिवर्तन आए। और इतना ही नहीं, ये मिलेट सुपर फूड है, पोषण के लिए बहुत बड़ी ताकत है। हमारे देश के नई पीढ़ी को पोषण की समस्या के समाधान में भी ये काम आए, जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करेगा। हमने फर्टिलाइजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किए हैं, उसका भी लाभ मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमें बड़े कन्विक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब निर्णय प्रक्रिया में माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ती है तो परिणाम अच्छे मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसलिए माता बहनों की भागीदारी बढ़े,
वे निर्णय प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े, उस दिशा में महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है। सदन में हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि महिलाओं को टॉयलेट देने से क्या महिलाओं का विकास हो जाएगा? हो सकता है उनका ध्यान सिर्फ टॉयलेट पर गया हो, वो उनकी कठिनाई होगी, लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का गर्व है और मैं गर्व अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं राज्य में रह करके आया हूं, मैंने गांव में जिंदगी गुजार के आया हूं। मुझे गर्व है कि 11 करोड़ शौचालय बना करके मैंने मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है। मुझे इस बात का गर्व है। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों के जीवन चक्र की तरफ जरा नजर करें। हमारी सरकार माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए कितनी संवेदनशील है, उसकी तरफ मैं जरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और जिनको सिर्फ टॉयलेट पे ही सोच अटक गई थी, वो जरा कान खुल करके सुने, ताकि आगे जाकर ये बताने में उनको सुविधा होगी। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई और इसके लिए प्रेगनेंसी के समय महिला के बैंक खाते में सीधा पैसा जाए, ताकि उसको पोषण से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके स्वास्थ्य को भी लाभ हो। हमारे यहाँ माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इस गंभीर समस्या से मुक्ति का एक उपाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हमारे गरीब से गरीब मां की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, शिशु का जन्म अस्पताल में हो, इसके लिए हमने धन भी खर्च करना तय किया और व्यापक अभियान भी चलाया और उसके सुफल दिखाई भी दे रहे हैं। हम जानते हैं किसी न किसी मानसिक विकृति के कारण बेटियों को मां के कोख में ही मारने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये समाज के लिए कलंक था। हमने बेटी बचाओ अभियान चलाया और आज मुझे खुशी है कि बेटे जन्म लेते हैं, उसकी तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाए और शौचालय के अभाव में 5वीं 6वीं कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ दें, हमने उस चिंता को भी किया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए ताकि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना न पड़े। ये हमने चिंता की। बेटी की शिक्षा जारी रहे और इसलिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें अधिक ब्याज दे करके बेटियों को सुरक्षित शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया, ताकि परिवार भी उनको प्रोत्साहन दे। बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोन ले सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70% हमारी माताएं बेटियां हैं। हमने ये काम किया है। मां बनने के बाद भी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए मातृत्व अवकाश में हमने वृद्धि की है, वो डेवलप कंट्रियों से भी कभी कभी ज्यादा है। ये काम हमने किया है। बेटियों के लिए हमने सैनिक स्कूल खोल दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। बेटियों को वहां एंट्री नहीं थी, वो काम भी हमने कर दिया। आज सैनिक स्कूलों में मेरी बेटियां पढ़ रही हैं। इतना ही नहीं,
हमारी बेटियां अबला नहीं सबला है, वो सेना में जाना चाहती है, अफसर बनना चाहती है। हमने हमारी बेटियों को सेना के दरवाजे भी खोल दिए हैं और आज गर्व होता है सियाचिन में मेरे देश की कोई बेटी मां भारती की रक्षा करने के लिए तैनात होती है। बेटी को गांव में कमाई के अवसर मिले और इसके लिए हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उसको एक नई ताकत दी, वैल्यू एडिशन किया और बैंकों से मिलने वाली उनकी रकम में बहुत बड़ा इजाफा किया और इसलिए वो भी हमने उनकी प्रगति के लिए हमारी माताओं, बेटियों को, बहनों को लकड़ी के धुएं से जिंदगी में मुसीबतें झेलनी न पड़े, इसलिए हमने उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया। हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को पीने का पानी के लिए जूझना न पड़े, 2-2, 4-4 किलोमीटर तक जाना न पड़े। हमने नल से घर तक पानी पहुंचाने का अभियान चलाया ताकि मेरी माताओं, बेटों को, बेटियों को, बहनों को, बेटियों को अंधेरे में गुजारा न करना पड़े। इसलिए हमने सौभाग्य योजना से ऐसे गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाई। बेटी, मां, बहन कितनी ही गंभीर बीमारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है, उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा, वो पीड़ा सहती है लेकिन अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती है। उन माताओं, बहनों को आयुष्मान कार्ड दे करके अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है। आदरणीय सभापति जी, बेटी का संपत्ति पर अधिकार हो, इसलिए हमने सरकार की तरफ से जो आवाज देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया, उसके नाम पर प्रॉपर्टी करने का काम किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी माताओं, बहनों को जो भी छोटी मोटी बचत कर लें, मुसीबत झेल करके बचत करना माताओं, बहनों का स्वभाव होता है और वो घर में अनाज के डिब्बे में पैसे रख करके गुजारा करती है। उस मुसीबत में निकाल के हमने उसको जनधन के खाते दे दिए, बैंक में पैसा जमा करे, इसकी व्यवस्था कर दी। और आदरणीय सभापति जी, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री के अवसर पर होता है। देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है और हमारा तो प्रयास रहेगा कि ऐसे शुभ अवसर आगे भी देखने को मिले। आदरणीय सभापति जी, जब देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को पार करना है, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को नकार नहीं सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को हमारी सरकार भली भांति समझती है, लेकिन हम टुकड़ों में नहीं सोचते, हम टोकनिज्म में नहीं सोचते हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं, सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं, अनेक इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसलिए बचपन में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब, ये वैज्ञानिक सोच के निर्माण के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर दिया।
उससे थोड़ा आगे निकले, बच्चा कुछ करना शुरू कर ले। तो हमने अटल इंक्यूबेशन सेंटर खड़े किए ताकि कुछ अगर अच्छी प्रगति की है तो उसको वो वायुमंडल मिले, ताकि वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करने के लिए वो खोज, वो इनोवेशन काम आ जाए। इसके लिए हमने विज्ञान की इस प्रगति का परिणाम, हमने नीतियां बदली। स्पेस के क्षेत्र में अब प्राइवेट भागीदारी का हमने सपना पूरा किया और मुझे खुशी है मेरे देश के नौजवान आज प्राइवेट सैटेलाइट छोड़ने की ताकत रखते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज स्टार्टअप की दुनिया जो मूलतः साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, उसमें यूनिकॉर्न की संख्या में आज हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। आदरणीय सभापति जी, आज ये देश गर्व करेगा कि सर्वाधिक पेटेंट इनोवेशन और दुनिया के बाजार में टिकता है पेटेंट, ये सबसे अधिक पेटेंट रजिस्टर करने में आज मेरे देश के नौजवान आगे आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आधार की ताकत क्या होती है वो हमारी सरकार ने आके दिखा दिया और आधार से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि आधार के महत्व को, टेक्नोलॉजी के महत्व को 2014 के बाद समझा गया और उसके कारण वो मेहनत अब रंग ला रही है। हमने देखा है कोविड के काल में कोविन प्लेटफॉर्म 200 करोड़ वैक्सीनेशन और सर्टिफिकेट कोविन का आपके मोबाइल पर विदिन ए सेकंड आ जाता है। लेकिन दुनिया को अचंभा तब हुआ कि भारत अपनी वैक्सीन लेकर के आ गया है कोविड में। दुनिया के लोग अपनी वैक्सीन, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा मार्केट था, बेचने के लिए भांति भांति के प्रेशर करते थे, आर्टिकल लिखे जाते थे, टीवी में इंटरव्यू दिए जाते थे, सेमिनार किए जाते थे। इतना ही नहीं, मेरे देश के वैज्ञानिकों को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले, कल तक प्रयास चले। और मेरे ही देश के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया में जिसको स्वीकृति मिली है ऐसी वैक्सीन से, मेरे देशवासियों का ही नहीं 150 देशों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है। ये विज्ञान के विरोधी लोग, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी लोग। हमारे वैज्ञानिकों को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फार्मेसी की दुनिया में हमारा देश एक ताकत बन के उभर रहा है, दुनिया की फार्मेसी का हब बन रहा है। हमारे नौजवान नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के रास्ते खोज रहे हैं ये लोग। उनको देश की चिंता नहीं है, अपने राजनीतिक उठापटक की चिंता है। ये दुर्भाग्य है देश का। आदरणीय सभापति जी, आज मैं बाली में था, G20 देश के समूह डिजिटल इंडिया इसको समझने के लिए लालायित रहते थे। सक्सेस को पूरी दुनिया ने प्रभावित किया है। डिजिटल लेन देन में आज हिंदुस्तान दुनिया का लीडर बना हुआ है। आदरणीय सभापति जी, हमें खुशी है आज 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन मेरे देशवासियों के हाथ में है। आदरणीय सभापति जी, एक समय था हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज गर्व है मेरा देश मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। 5G हो, AI हो, IoT हो, उस
तकनीक को आज देश बहुत तेज गति से अपना रहा है, उसका विस्तार कर रहा है। ड्रोन, इसका इस्तेमाल सामान्य जीवन में हो, सामान्य नागरिक की भलाई हो, हमने पॉलिसी में वो बदलाव किया और दवाइयां दूर सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के महत्व को आज खेत में मेरा किसान ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर के खेती में ड्रोन का क्या उपयोग हो, आज मेरे गांव में दिखाई दे रहा है। जियो स्पेशल सेक्टर में हमने दरवाजे खोल दिए। ड्रोन के लिए एक पूरा नया विकास का विस्तार करने का अवसर हमने कर दिया। आज देश में यूएन जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है। यूएन की चिंता है दुनिया। भारत ने ड्रोन की मदद से स्वामित्व योजना से गांव में, घरों में उसका नक्शा और मालिकी हक देने का काम किया है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्करों से और कभी घर बंद हो, कोई आकर के कब्जा कर न ले, सुरक्षा का एहसास दिया है। हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयास कॉमन मैन के लिए करने की इस दिशा में सफलता पाई है। आज देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक विकसित भारत के सपने में उसका महत्व हम समझते हैं और इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसका महत्व बहुत है और इसलिए दुनिया की एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हमारे देश में है। हमने गति शक्ति यूनिवर्सिटी बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में एक नई पहल की है। हमने एनर्जी यूनिवर्सिटी बना करके आज देश रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक नया जंप लगाए। अभी से हमारे नौजवान तैयार हो, उस दिशा में हम कर रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोक्रेट की तरफ, इंजीनियर्स की तरफ, साइंस की तरफ नफरत करने में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई कमी नहीं रखी है और साइंस और टेक्नोलॉजी को सम्मान देने में हमारे कार्यकाल में कोई कमी नहीं रखी है। ये हमारा रास्ता है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ रोजगार की भी चर्चा हुई। मैं हैरान हूं कि जो अपने आप को सबसे लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन का दावा करते हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है, वो हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़ करके झूठ फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। बीते 9 वर्ष में अर्थव्यवस्थाओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्टर्स में रोजगार की नई संभावनाएं बनी। आज ग्रीन इकोनॉमी में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसने ग्रीन जॉब की बहुत बड़ी संभावनाएं धरती पर उतार करके दिखाई है और अधिक संभावनाएं बनी हुई है। डिजिटल इंडिया के विस्तार से डिजिटल इकोनॉमी, उसका भी एक नया क्षेत्र। आज सर्विस सेक्टर में डिजिटल इंडिया एक नई बुलंदी पर है। 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर, गांव के अंदर एक कॉमन सर्विस सेंटर में 2-2, 5-5 लोग रोजी रोटी कमाते हैं और दूर सुदूर जंगलों के छोटे छोटे गांव में भी कॉमन सर्विस सेंटर में आज हमारे देश की आवश्यक सेवाएं गांव के लोगों को एक बटन पर उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हुई है। डिजिटल इकोनॉमी ने अनेक नए रोजगार की संभावनाएं पैदा की। आदरणीय सभापति जी, 90,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप, इसने भी रोजगार के नए द्वार खोले हैं
अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान ईपीएफओ पेरोल में 1 करोड़ से अधिक लोग जोड़े गए हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग। आदरणीय सभापति जी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके जरिए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों का लाभ हुआ है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने अपने उद्यमियों के लिए स्पेस, डिफेंस, ड्रोन, माइनिंग, कोल अनेक क्षेत्रों को खोला है, जिसके कारण रोजगार की संभावना में नई गति आई है। और देखिए, हमारे नौजवानों ने इन सारे कदमों का आगे आकर के अवसर लिया, उठाया है, उसका फायदा। आदरणीय सभापति जी, रक्षा के क्षेत्र में यह देश आत्मनिर्भर बने, ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि रक्षा के क्षेत्र आत्मनिर्भरता का मिशन लेके हम चले। आज 350 से ज्यादा निजी कंपनियां रक्षा के क्षेत्र में आई है और करीब 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट रक्षा के क्षेत्र में मेरा देश कर रहा है और अभूतपूर्व रोजगार इस क्षेत्र में भी पैदा हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, रिटेल से लेकर के टूरिज्म तक हर सेक्टर का विस्तार हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग, महात्मा गांधी के साथ जो व्यवस्था जुड़ी हुई है, खादी ग्रामोद्योग को भी डुबो दिया था। आजादी के बाद सर्वाधिक खादी ग्रामोद्योग के रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे कालखंड में हुआ है। आदरणीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा रिकॉर्ड निवेश, चाहे रेल का काम होता हो, रोड का काम होता हो, पोर्ट का काम होता हो, एयरपोर्ट का काम होता हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनती हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, उसके लिए जो मटेरियल लगता है, उस इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। हर जगह निर्माण कार्य के अंदर मजदूर से लेकर मैकेनिक तक हर प्रकार के रोजगार की संभावनाएं, इंजीनियर से लेकर के श्रमिक तक हर किसी के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं और उसी के कारण यूथ विरोधी नीति लेकर के चले हुए लोगों को आज यूथ नकार रहा है और यूथ के भलाई के लिए हम जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, इसको आज देश स्वीकार कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ये भी कहा गया आदरणीय सभापति जी, यहां ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है, बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और उस रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है।
शर्मिंदगी है, नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया। हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई। मेरे द्वीप समूह मेरे परमवीर चक्र विजेता मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है। हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे। हमारा रास्ता है सकारात्मक। कभी कभी अब ये सदन है, एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है। हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं। फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझता हूं, उसको जी करके आया हूं और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो
भी इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व मिला। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। यहां पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी। एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया और आज वो वहां है, आज वो वहां है। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया और एनटीआर के साथ क्या किया। यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे। उस एनटीआर की सरकार को, और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे। आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीओ को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात को जानना चाहता हूं, मैं एक गंभीर विषय की ओर अब ध्यान देना भी चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषयों को मैंने स्पर्श किया है और आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटे राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आज
ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले और आज अपना मौज कर ले और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़ के चले जाए। ऐसा करके न जाए। आज आपको पॉलिटिकली सूट का मैंने तो देखा, एक सरकार, एक मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि भाई अब ठीक है, मैं तो निर्णय करता हूं, अभी मुसीबत मुझे कहां आएगी, 2030-32 के बाद आएगी, जो आएगा वो भुगतेगा। क्या कोई देश ऐसे चलता है क्या? लेकिन ये जो वृत्ति बन रही है वो बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों ने भी अपनी आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जाकर के वे राज्य भी इस विकास की यात्रा का लाभ ले पाएंगे और उनके राज्यों के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी, ताकि हम उन तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय सभापति जी, 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिन अवसरों को तलाशता था, उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं और आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। Or should I put them to vote? Amendment not moved. Honorable members, absolutely. Please, is this the way? No. 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 What are you doing? The whole nation is looking at you. Indecorous conduct. I shall now has the leave of the House to withdraw the amendments? No. 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 No.
what I have seen, I will not. Sorry. I shall now put the amendments which have been moved to vote. Amendments 1 to 7 by Shri A. Rahim. Shri A. Rahim, are you moving or withdrawing the amendments? I move, sir. I move. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will say aye. Those against will say no. Amendments, the noes have it. Amendment numbers 1 to 7 are negative. Amendment numbers 8 to 17 by Shri Ramnath Thakur. Shri Ramnath Thakur, are you withdrawing the amendment or should I put them to vote? No. I move. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Amendments number 8 to 17 are negative. Amendment number 38 to 44 by Srimati J.B. Matherasham. Srimati J.B. Matherasham, are you withdrawing the amendments or should I put them to vote? I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say I think noes have it. The noes have it. Amendment number 38 to 44 are negative. Amendment numbers 45 to 54 by Shri M. Shanmugam. Shri M. Shanmugam, are you withdrawing the amendments or shall I put them to vote? Voting. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Amendment number 45 to 54 are negative. A little smile and cheer will slightly uplift the image of the upper house which had nosedived. When I look at distinguished members here, I am put to shame. Amendment number 56 to 65 by Sri Santosh Kumar P. You're moving. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Yes. Those against will please say no. I think noes have it. Amendment numbers 56 to 65 are negative. Amendment number 66 to 73 by Shri Tiruchi Shiva. You are moving? You are moving or you are moving the amendment? I am moving the amendment, sir. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Amendment number 66 to 73 are negative. Amendment number 74 to 79 by Shri Binoy Vishwam. Has he leave of the House to withdraw the amendments? Amendment numbers 90 to 98 by Dr. Kanimoji, NV and Somo. I move the amendment, sir. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think noes have it. Amendment numbers 90 to 98 are negative. Amendment numbers 99 to 106 by Professor Manoj Kumar Jha. Sir, Professor, are you moving? Sir, I have all the reasons to move now. I have all the reasons to move. Okay.
after that speech and everything. I shall now put the amendments to vote. Those in favor will please say aye. You are slow to say aye for yourself. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it. Amendment numbers 99 to 106 are negatived. Amendment numbers 107 to 113 by Shri K.C. Venugopal. Has he leave of the House to withdraw the amendments? Amendments are withdrawn. I shall now put the motion to vote. The question is that an address be presented to the President in following terms: that the members of Rajyasabha assembled in the session are deeply grateful to the President for the address, which he has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on January 31, 2023. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted. The Union Budget 2023-2024. Honorable members, time allotment. No, I can tell the honorable members, once I take your, only those amendments that have been admitted have been put to vote. No. Shri Arun. Honorable members, we are now starting discussion on the Union Budget. Shri Shakti Singh Goyal, Shri absent on the day of admission. But yeah, you were absent on the day of admission. Please take your seat first. I'll respond. Please take your seat. Take your seat. Honorable member, this is not the way. The honorable member was absent at the time when the admission issue was determined. Shri Shakti Singh Goyal. 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 Please take your seats. Take your seat. 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 Honorable members, please take your seat. No, go to your seat. You can speak only from your seat. I hope you know that. Go to your seat and speak. Not from here. What is this? You were not present when admission issue was determined. Sorry.
Shri Shakti Singh Goyal. Shri Shakti Singh Goyal. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. 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 Honorable members, take your seat. Go to your seats. Let there be some order in the house. It has been absolutely improper, indecorous, painful, and not acceptable. People who bring on record such kind of credit and experience were here. Did not have any regard to rules, did not have any regard to chair. That can't be countenanced. More than 1.4 billion people are watching us. They have seen what we have done. We cannot make it as optics. And I'm sure everyone known to you, in family, around and in the world, talk to them and you will come to know what example we have set today. It is shame on us. We cannot now. Sit down. Sit down. Shri Shakti Singh Goyal. Next one. Shri Please, no. Now, take your seat, take your seat, take your seat, take your seat. No segment of the house, this side or that side, can contribute to disorder. It is not a place for reaction. If the action is wrong, action is improper, action is unconstitutional and illegal, you don't have to react. I have taken note of everything. It has been a personal pain for me. The people for whom I had high regard for decades together, let the people of India down, not me. I know the senior member, Digvijay Singh ji, is indicating, but sir, have you been able to see the senior? Sir. Shri, sir, you are such a senior member. Honorable members, would you take your seats? Would you take your seats? Take your seats. Take your seats, Mr. Javadekar. Take your seat. Take your seat. Why are you jumping on the seat? Not required. Honorable members, how paradoxical it is that the chairman was pleading for order and your conscience did not steer you. And now you want to raise point of order. After creating, after creating complete disorder. No. After, please, I am sure anyone who believes in any order, Mr. Shakti Singh Goyal, no. Shri Arun Singh, मुझे समय देने के लिए आपका हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और यह जो
केंद्रीय बजट 2023-24 माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में रखा, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन आज से पहले कभी भी इस प्रकार का संसद में दृश्य मैंने देखा नहीं। गरीबों के, किसानों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, महसिया के रूप में काम करने वाले ऐसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी। रुक गया। But take your seat, take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable member, take your seat. Take your seat. Take your seat. Only, would you please, Sakti Singh ji, take your seat now. Take your seat. Take your seat. Nasir, take your seat. One second, Nasir. Let there be some order. 1 second, Nasir. I'm coming to that. First, listen to me what I'm saying. I tried my best. 1 second, please. Even this side can't observe silence. Honorable members, I tried my best to persuade Sakti Singh ji. He did not take the floor. I offer him the floor. One second. Now, I call upon Shri Sakti Singh Gohil to render his address on the Union Budget 2023-24. I don't appreciate it. 1 second. This can't be appreciated from any section of the House. We are not here for action and reaction. You will patiently hear every speaker on the budget, and Shri Sakti Singh Gohil will initiate the discussion. Please. Okay. Point out. One second. Under which rule? 242. Under which rule? Sir, 242. Which rule? Sir, under which rule? Sir, my point of order. Order 242. What is 242? After the member who moves a motion has spoken, other member may speak to the motion in such order as the chairman may call upon them. If any member who is so called upon does not speak, he shall not be entitled except with the permission of the chairman to speak to the motion at the later stage of the debate. तो वो एक बार बुला चुके हैं, वो आप नहीं बोल सकते दोबारा। सब 242 is very clear. 242 बहुत क्लियर है, आपने उनको बुलाया, वो नहीं आए, अब वो लेटर स्टेज पे बोल सकते हैं। सर रूलिंग दीजिए सर। ऑनरेबल मेंबर, Honorable member has raised a point of order. I have called upon Sakti Singh Gohil after hearing him and giving due deliberation to it. Shri Sakti Singh Gohil will initiate the discussion. No.
Honorable Prime Minister, yes, go ahead. माननीय सभापति जी, हाउस ऑर्डर में नहीं आए और मैं बोलूं मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं कि बिना ऑर्डर हाउस में भाषण देता रहूं। मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमें प्रोटेक्ट करते हो, आप हमारे संरक्षक हो, हाउस को ऑर्डर में लाना वो आपका काम है और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं। Mr. Leader of the House, what is happening? What is happening? What is happening?